सो हेलो एवरीवन, लेकर आ गया हूँ एक और न्यू मानवा को जिसमें फुल ऑन फाइट्स है। ये मानवा मार्शल आर्ट्स और थोड़ा थोड़ा रोमांस पर बेस्ड है। अगर आपको इस टाइप के मानवा पसंद है तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ओके, तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है कि मेरा नाम फैंग है और आज की डेट है 5 अप्रैल 2008। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था। फिर वो बोलता है, मुझे अभी अभी बहुत ही शॉकिंग चीज पता चली है। मैं 10 साल पीछे पास्ट में आ गया हूँ, लेकिन ये मेरे पास्ट लाइफ जैसा नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं एक पैरेलल दुनिया में आ चुका हूँ। फैंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक स्टूडेंट पिंग उसके बगल में बैठे दूसरे लड़के शैन को बोलता है, तुम दोनों के पास अभी भी 2 दिन का टाइम है मार्शल आर्ट सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये सुनकर शैन बोलता है, इस सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 है और मुझे पता है मैं इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मुझे अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं इसे नहीं भरने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, 10,000, वो भी सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के लिए। तभी वहां पर एक और स्टूडेंट आता है और उन तीनों से बोलता है, भाई लोग, क्या तुमने कल का न्यूज देखा? ग्रैंड मास्टर मा 8 ग्रेड पे पहुंच चुके हैं और इसी वजह से क्यूआई ग्रुप एशिया पैसिफिक के जीवू के चेयरमैन ताई को चैलेंज किया है। ये सुनकर पहला वाला बच्चा और शैन शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में? लेकिन मैंने सुना था ग्रैंड मास्टर मास कुछ सालों में ही 7th ग्रेड पहुंचे थे। लेकिन इधर हम देखते फैंग को उन सब की बातें समझ नहीं आ रही थी। इधर वो दोनों स्टूडेंट यही सब बातें कर रहे थे कि ये सब एक सीसीटीवी रिपोर्ट से पता चला है और लगता है इससे ग्रैंड मास्टर माँ का रैंक भी बढ़ जाएगा। वो पक्का टॉप 30 नहीं तो टॉप 20 में आएंगे। उन सब की बातें सुनकर फैंग अपने मन ही मन सोचता है, अच्छा तो यहाँ पर ऐसी बातें चल रही है। लकीली मैंने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे इसेकाई एनिमे देखे थे। इनकी ग्रैंड मास्टर और ग्रेड वाली बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्रैंड मास्टर एक टॉप प्रोफाइल जॉब है। फिर वो शैन से पूछता है, आखिर ये ग्रैंड मास्टर? तभी शैन उसे रोकते हुए बोलता है, फैंग, आखिर तुम ग्रैंड मास्टर के बारे में इतना डिसरिस्पेक्टफुली बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें उन्हें तमीज से बुलाना चाहिए। ये सुनकर फैंग बोलता है, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। फिर वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा तब इन्हें शक हो जाएगा। और वो शैन से पूछता है, क्या यहाँ पर कोई इंटरनेट कैफे है? तब शैन बोलता है, हाँ, यहाँ बगल में ही तो है, तुम भी तो हमेशा वहाँ जाया करते थे। तब फैंग बोलता है, मैं वहाँ बहुत दिनों से नहीं गया, इसीलिए मुझे लगा कि कैफे बंद हो गया है। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है, अगर वो इंटरनेट कैफे वहाँ पर है तो इसका मतलब वो सुंदर लड़की भी वहीं पर होगी। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तब मैं हमेशा उसके बारे में सपने देखा करता था और सपने में उसके साथ नोटी नोटी चीजें करता था। उसके बाद वो कैफे जाता है और वहाँ जाकर जब मैनेजर को देखता है तब वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और मन ही मन बोलता है, क्या जब मैं छोटा था तब मेरी चॉइस ऐसी थी? मेरी मेमोरी तो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। इधर मैनेजर फैंग को देखकर बोलती है, ओ मेरे छोटे भाई, क्या तुम अपना अकाउंट टॉप अप करवाना चाहते हो? अगर तुम अपना अकाउंट $50 से टॉप अप करवाओगे तो तुम्हें $10 फ्री मिलेंगे। फिर वो अपने पैसों को चेक करता है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। फिर वो मैनेजर को बोलता है, नो थैंक्स, मैं $5 का टॉप अप करवाऊंगा। ये सुनकर मैनेजर बड़बड़ाते हुए बोलती है, इसकी ऐसी हालत है फिर भी ये हमारा कैफे यूज करना चाहता है। और फैंग को एक कार्ड देते हुए बोलती है, ये एक टेम्पररी मेंबरशिप कार्ड है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर फैंग बोलता है, ये तो इतनी जल्दी बदल गई। सच में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब तुम्हें कोई भी भाव नहीं देगा। उसके बाद फैंग कंप्यूटर पे बैठ के अपने सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने लगता है और उन्हें देख कर बोलता है, शिट, मुझे मार्शल आर्ट्स एग्जाम देना होगा। इस वर्ल्ड में तो कुछ अलग टाइप्स के ही रूल चलते हैं जिसको सभी लोगों को फॉलो करना होता है, चाहे तुम्हें अपने लाइफ में जो भी करना हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। और इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स उसी तरह है जैसे मैंने अपने पुराने पास्ट में नॉवेल्स में पढ़ा था। इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स को सबसे बड़ा और पावरफुल माना जाता है। यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट 9 ग्रेड में डिवाइड है, जहाँ फर्स्ट ग्रेड सबसे लोएस्ट होता है और 9th ग्रेड हाईएस्ट होता है। इस वर्ल्ड में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट को ही कंपनी खोलने का परमिशन है और कोई भी एक स्टेट का गवर्नर तभी बन सकता है जब उसका ग्रेड 4th हो। और ये सभी रूल्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी लागू होते हैं। अगर किसी को इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनना है तो उसे नेशनल एंट्रेंस कॉलेज एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी मार्शल आर्ट सब्जेक्ट में। लेकिन मार्शल आर्ट एग्जाम को देना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन फीस ही बहुत ज्यादा है। और तो और फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। फिर वो आगे बोलता है, मैंने अपने पिछले लाइफ में बहुत सारे इसेकाई एनिमे देखे थे जैसे कि सेकंड लाइफ ऑफ गैंगस्टर और बहुत सारे स्लाइम एनिमे। अगर आपने सेकंड लाइफ ऑफ गैंगस्टर नहीं देखा तो मैं बता दूं कि मैं उस मानवा को पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ और उसका एक कंप्लीट पार्ट मेरे सेकंड चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके देख सकते हो। जैसा कि सभी इसेकाई एनिमे में कैरेक्टर्स को कोई ना कोई चीट कोड मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी तक नहीं मिला। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि इस वर्ल्ड में मेरी फैमिली अमीर हो, क्या पता मैं रिसोर्ट में रहता हूँगा। उसके बाद फैंग अपने घर जाता है और अपने घर को देख के बोलता है,
लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। फिर वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और घर को देख के बोलता है, ये घर तो मेरे पास्ट लाइफ जैसा ही है। तभी एक लड़की उसके पास दौड़ते हुए आती है और फैंग के सामने खड़े होते हुए बोलती है, मेरे पैसे मुझे वापस करो। उसे देखकर फैंग बोलता है, ये तो मेरी छोटी बहन युआन है। फिर वो उसका गाल खींचने लगता है और बोलता है, बचपन में ये कितनी क्यूट दिखती थी, लेकिन बड़े होकर इसने अपनी सारी क्यूटनेस खो दी। तब उसकी बहन अपने गालों से फैंग का हाथ हटाते हुए गुस्से में बोलती है, मेरे पैसे वापस दो। तब फैंग बोलता है, कैसे पैसे? ये सुनकर उसकी बहन बोलती है, अनजान बनने की कोशिश मत करो। मॉम ने तुम्हें $50 दिए थे और उन्होंने तुम्हें आधे डॉलर्स मुझे देने को बोले थे। तब फैंग बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद तुमने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे और तुम मुझसे पैसे मांगने आई हो और अभी तुम ये बहाना कर रही हो। ये बात सुनकर उसकी छोटी बहन गुस्सा होते हुए अपनी मॉम के पास चली जाती है और फैंग की शिकायत करते हुए बोलती है, मॉम इसे कुछ बोलिए ना, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। ये सुनकर मॉम बोलती है, तुम लोग ये हल्ला करना बंद करो, तुम्हारे फादर कुछ ही देर में आते ही होंगे। तब फैंग अपनी मॉम को देखते हुए बोलता है, ये मेरी मॉम है और इनका नाम ली युंग है और ये अभी काफी यंग लग रही है। मुझे याद है इस टाइम पर मेरी मॉम मेरा और मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करती थी और उन्हें सिर्फ मंथली $800 मिलते थे और मैं कैसे इनसे अभी $10,000 मांगू अपने मार्शल आर्ट्स का फॉर्म भरने के लिए। फैंग ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके फादर काम से आते हैं। फिर फैंग अपने फादर के बारे में बताता है और उसके फादर का नाम मिंग है। ये एक पोल्ट्री फैक्ट्री में काम करते हैं जिसके चलते बहुत सारा डस्ट इनहेल करते हैं और इसी कारण इनकी हेल्थ भी खराब होते जा रही है और इतना काम करने के बावजूद भी इन्हें सिर्फ $3,000 मिलते हैं। फिर फादर फैंग को देखते हुए डांटते हैं, फैंग अभी तक तुमने अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज क्यों नहीं किया? जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ और चलो बैठकर खाना खाते हैं। ये सुनकर फैंग बोलता है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तब युआन बोलती है, डैड इसने मेरे पैसे चुरा लिए, इसे कुछ कहिए ना। तब डैड गुस्सा करते हुए फैंग का नाम लेते हैं। फिर फैंग बोलता है, डैड इसकी बात मत सुनिए, ये तो कुछ भी बोलती है। उसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाते हुए फैंग मनी मन सोचता है, मुझे ये बात एक्सेप्ट करना होगा कि अगर मुझे आगे चल के कुछ करना है तो मुझे मार्शल आर्ट्स का एग्जाम देना होगा। फिर वो अपने डैड से बोलता है, डैड मैं मार्शल आर्ट एग्जाम देना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर फैंग मनी मन सोचता है, लगता है मैंने औकात के बाहर की बात कर दी, मुझे शायद फॉर्म भरने के पैसों के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फिर फैंग हंसते हुए बोलता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। तब उसके फादर उसे अपना एटीएम कार्ड देते हुए कहते हैं, मार्शल आर्ट्स एग्जाम का फीस है 10,000, तुम ये निकाल लेना। मैंने इसके बारे में अपने कलीग से सुना था और मैं पैसे लेके इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने इसके बारे में कभी बात ही नहीं की। जाओ एटीएम से पैसा निकाल के अपना फॉर्म भर दो और हाँ, तुम इसमें पास हो या फिर फेल इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम अपना बेस्ट देना। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है, मेरी फैमिली इतनी गरीब है लेकिन फिर भी ये मेरे बारे में कितना सोचते हैं और इन्होंने मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी और तो और मुझे एग्जाम में पास होने का स्ट्रेस भी नहीं दे रहे। अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गया तो मैं इन सबको क्या ही मुंह दिखाऊंगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस एग्जाम को पास करना ही होगा। उसके बाद फैंग एटीएम जाता है पैसे निकालने के लिए। फिर वो पैसों को जैसे ही हाथ में लेता है तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसे कि सिस्टम कहते हैं और ये सीन यही कट होता है। उसके बाद हम फैंग को घर पे देखते हैं जहाँ फैंग अपने रूम में सोकर सिस्टम के बारे में सोच रहा था और वो अपने मन ही मन बोलता है, एटीएम मशीन में जो भी मेरे साथ हुआ उसके अनुसार अगर मेरे हाथों में पैसे होंगे तभी वो मेरे वेल्थ में काउंट होंगे, लेकिन अगर वो पैसे मेरे से बिलोंग नहीं करते तब वो हाथ में होने के बावजूद मेरे वेल्थ में काउंट नहीं होंगे और अगर पैसे कम भी हुए तो भी अकाउंट नहीं होगा। फिर वो बेड से उठ के बोलता है, चूंकि मेरा वेल्थ स्टेट सिस्टम में चेंज हो चुका है इसका मतलब मैं QI ब्लड और फिजिक्स स्टेट्स को भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद फैंग बोलता है, सिस्टम क्या तुम मेरा QI और ब्लड स्टेट्स इंक्रीज कर सकते हो? लेकिन उससे सिस्टम से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वो थोड़ा इज्जत देकर सिस्टम को अपने स्टेट्स को इंक्रीज करने के लिए बोलता है। फिर वो बहुत सारे उटपटांग कोशिश करता है लेकिन फिर भी सिस्टम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देखकर फैंग फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, मेरा ब्लड और QI इंक्रीज करो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी अचानक से फैंग के चारों तरफ रेड कलर का ऑरा फैल जाता है और उसका ब्लड और QI दोनों ही इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद तो फैंग को अलग ही लेवल की फीलिंग आने लगती है और वो सिस्टम को देखकर बोलता है, $10,000 में मेरा ब्लड और QI स्टेट सिर्फ 0.1 है, लेकिन इतने कम के बावजूद भी मैं एकदम अलग और कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ। फिर वो मनी मन सोचता है, 1 मिनट कहीं मेरे पैसे रियल में तो नहीं खो गए। फिर वो अपने
पैसों को देखता है, लेकिन उसके पैसे टेबल पे रखे हुए थे। उसे देखकर वो चैन की सांस लेते हुए कहता है, अगर ये पैसे गायब हो जाते तब मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब देता। लगता है सिस्टम में पैसे खर्च करने से रियल लाइफ में वो पैसे नहीं जाएंगे। फिर हम फैंग की बहन युवान को देखते हैं, जो उसकी सारी बातें रूम के बाहर से सुन रही थी। फिर वो बोलती है, लगता है फैंग ने अपना दिमाग खो दिया है और वो पागल हो गया है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक टीचर क्लासरूम में आके सभी स्टूडेंट से बोलता है, जिसको मार्शल आर्ट्स एग्जाम का फॉर्म भरना है वो टीचर्स ऑफिस में चले जाए। टीचर की बात सुनकर फैंग खड़ा होता है। तब पिंग उससे पूछता है, क्या तुम फिर से बाथरूम जा रहे हो? ये सुनकर फैंग बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो मार्शल आर्ट्स का फॉर्म भरने जा रहा हूँ। उसके बाद हम टीचर्स ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैंग को एक लड़की देख के बोलती है, मुझे लगा नहीं था तुम भी इस एग्जाम को भरोगे। वैसे तुम्हारा ब्लड और क्यूआई स्टैट्स कितना है? तब फैंग अपने मन ही मन बोलता है, आखिर मुझे क्या बोलना चाहिए, मेरा तो ब्लड और क्यूआई स्टैट सिर्फ 1.1 है। तभी एक दूसरा बच्चा बोलता है, मुझे नहीं लगता फैंग ने अपने स्टैट्स चेक किए होंगे, वरना वो इस बारे में हमें पहले ही बता देता। तभी एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है, जब मैंने अपना लास्ट टाइम स्टैट चेक किया था तब मेरा 108 था, लेकिन फैंग बहुत ही कमजोर है, तो मुझे नहीं लगता इसका स्कोर ज्यादा होगा। इधर हम देखते हैं कि इसने तो फैंग की मुंह पर ही बेइज्जती कर दी थी। उसकी बातें सुनकर फैंग खड़ा होते हुए शौक से कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली ने ब्लड और क्यूआई को चेक करने के लिए मशीन खरीदा है? तब वो बच्चा बोलता है, मुझे अपना स्टैट्स चेक करना था, इसीलिए मेरे डैड ने मेरे लिए एक छोटी सी चेकिंग मशीन खरीद दिया, लेकिन ये मशीन इतना भी एक्यूरेट नहीं है जैसे कि हॉस्पिटल वाला होता है। और मैंने सुना है ब्लड और क्यूआई स्टैट्स चेक करने वाली सबसे सस्ती मशीन भी $1000 की आती है। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए बोलता है, इस छोटी सी चीज का इतना प्राइस? मेरे पास्ट लाइफ में सबसे एक्सपेंसिव ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन आती थी, जो कि $100 में आ जाती थी। उसके बाद वो बच्चा फैंग को अपने घर लेकर जाता है उस मशीन को दिखाने के लिए, और फैंग उस मशीन में बैठकर अपने ब्लड और क्यूआई को चेक करने लगता है। फिर फैंग उस बच्चे से बोलता है, जाओ क्या मेरा रिजल्ट आ गया? इधर हम जाओ को देखते हैं, जो कि उसका रिजल्ट को देखकर शॉक्ड ही हो गया था। वो उससे बोलता है, फैंग तुम्हारा ब्लड और क्यूआई स्टैट्स तो 113 है। ये सुनकर फैंग मन ही मन सोचता है, लगता है सिस्टम का स्टैट्स रियलिटी से अलग है, क्योंकि जब मैंने सिस्टम में स्टैट्स चेक किया था तब तो खाली वो 1.1 था, लेकिन असलियत में ये तो 113 है। इस हिसाब से सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तब जाओ फैंग से बोलता है, आखिर तुम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा ब्लड और क्यूआई क्लास में सेकंड बेस्ट है। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या सच में? और ये सीन यही कट होता है। अब हम फैंग के फादर को देखते हैं, जो कि पैसे गिन रहे थे। फिर वो बोलते हैं, मैंने अपने वर्कशॉप के डायरेक्टर से सुना था कि मार्शल आर्ट एग्जाम को देने के लिए $10,000 देने होते हैं, और बच्चों को अच्छी डाइट और नरिशमेंट देने के लिए हमें और पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर फैंग ने इस एग्जाम को देने के बारे में सोचा है तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास घर में $20,000 है, अगर ये काफी नहीं हुए तो मैं एटीएम से और पैसे निकाल लाऊंगा। तभी उन्हें युआन की आवाज सुनाई देती है, जो कि बोल रही थी, तुम झूठ बोलना बंद करो, मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने के लिए 110 स्टैट्स होने चाहिए, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा स्टैट्स 113 है। फिर फैंग युआन का गाल खींचते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई जीनियस है और मेरे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि मैं इस एग्जाम को पास कर जाऊंगा। तभी मदर वहाँ पे आती है और बोलती है, फैंग यहाँ पर आओ, मुझे और तुम्हारे फादर को तुम्हारे से कुछ बात करनी है। ये सुनकर वो अपने फादर के पास जाता है। तब उसके फादर उसे पैसों को देते हुए बोलते हैं, ये मेरे और तुम्हारे मदर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, इन पैसों का इस्तेमाल करके तुम कुछ डाइट का सामान खरीद लेना, और अगर पैसे कम पड़ जाए तो मुझे बस बोल देना, मैं तुम्हें और दे दूंगा। हमने तुम्हें पास्ट में इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद फैंग रात को अपने रूम में बैठ के उन पैसों को देखते हुए सोचता है, अगर मैंने इन पैसों का इस्तेमाल मेडिसिन में कर लिया और अगर उन मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो मेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मुझे सिस्टम से ही अपने स्टैट्स को बढ़ाना होगा। और ये सीन यही कट होता है। अब हम नेक्स्ट सीन में स्कूल देखते हैं, जहाँ फैंग थोड़ा थका हुआ था और वो सीढ़ियों से अपने क्लास की तरफ जा रहा था। फिर वो मन ही मन सोचता है, कल रात मैंने अपने फिजिक्स स्टैट्स को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की थी, जिस वजह से मेरे $10,000 कट गए, मगर मुझे फिजिक्स स्टैट्स बढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की का सॉफ्ट हाथ मेरे माथे को पकड़ा हुआ है, और मेरा माइंड ऐसा लग रहा है जैसे वो खुले मैदान में तेजी से भागे जा रहा है। लेकिन साइक एबिलिटी की हेल्प से मेरा कंसंट्रेशन और मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और मैंने पूरी रात फिजिक्स के बुक को पढ़ के खत्म कर दिया। फैंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक लड़का आता है
और फैंग को चोक करने लगता है, जिससे फैंग नीचे गिर जाता है और उसे चोट भी लगती है। तब फैंग गुस्से में उस बच्चे को बोलता है, यांग क्या तू पागल हो गया है? तब वो बोलता है, तू लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत अच्छा है, तेरा स्टैट्स 113 है, लेकिन तू फिर भी कमजोर होने का नाटक करता है। ऑनेस्टली बता, क्या तू ट्रेनिंग करता है, वो भी कहीं छुप कर? तभी वहाँ पर जाओ आता है और फैंग को गुड मॉर्निंग बोलता है। उसे देखकर फैंग बोलता है, लगता है इसी ने पूरे क्लास में फैला दिया है कि मेरा स्टैट्स 113 है। उसके बाद जाओ यांग को पकड़ता है और उसे पीछे फेंक देता है। फिर वो फैंग को घूरने लगता है और उसे अपने आप से कंपेयर करने लगता है कि मेरे पास मसल्स है और मेरा बैक भी विजिबल है, लेकिन फिर भी इसका स्टैट्स 113 है, लेकिन मेरा स्टैट्स 108 है। इसके लेग्स और आर्म्स भी कितने कमजोर दिख रहे हैं। ये सब बात सोचकर जाओ इरिटेट होने लगता है। तभी वहाँ पर एक टीचर आते हैं जो कि उन सबको देख के बोलते हैं, अच्छा तुम सब यही हो, चलो मैं सही टाइम पे आया हूँ। और वो टीचर फैंग के पास जाकर उसे कुछ बुक्स देते हैं। फिर उससे बोलते, फैंग इन बुक्स को घर लेकर जाओ और इन्हें पढ़ो, क्योंकि जिसने भी मार्शल आर्ट एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है उसने पहले ही ट्यूशन में ये सब पढ़ लिया है, और क्योंकि तुमने बहुत ही लेट फॉर्म भरा है इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा। टीचर की बात सुनकर फैंग मन ही मन बोलता है, मेरे पास लाइफ में टीचर के साथ मेरा कोई भी अच्छा बॉन्ड नहीं था, लेकिन मानना पड़ेगा ये टीचर बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद टीचर जाते जाते बाकी स्टूडेंट से बोलते हैं, तुम लोगों को आज क्लास करने की जरूरत नहीं है, उसके बदले मैं तुम लोगों को एक मिशन देता हूँ। तुम लोग जियांग यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शल आर्ट्स में जाओ और वहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वांग को लेकर आओ। फिर ये सीन यही कट होता है। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बोलता है, बहुत दिन बाद मैं इस सिटी में आया हूँ, लेकिन इतने समय बाद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। फिर हमें पता चलता है टीचर इसी बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, इसी बच्चे का नाम वोंग है। अब हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि वोंग को देखकर बोल रहे थे, सीनियर वोंग इधर आओ। वोंग को देखकर फैंग सोचता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा दिख रहा है, एक मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद भी ये कितना बेकार सा है, लगता है ये मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में किसी तरह से चला गया होगा। उसकी बात सुन के उसके पास की लड़कियां उसे घूरने लगती है और उसे बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम वोंग के बारे में नहीं जानते? तब फैंग उससे बोलता है, क्या मुझे इसके बारे में जानना चाहिए? तब एक लड़की स्टाइल में बोलती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर वोंग जिन कौन है। फैंग ध्यान से सुनना, वोंग जिन 19 साल का है, उसकी हाइट 178 सेंटीमीटर है और ये यांग सिटी का सिटीजन है। इसका फेवरेट खाना एप्पल है और इन्हें अपनी ट्रेनिंग करना सबसे अच्छा लगता है। हालांकि ये इतने अमीर नहीं है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और मार्शल आर्ट्स एग्जाम को दिया और वो उसमें फर्स्ट आए। ये एक पहले नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि नाजियांग यूनिवर्सिटी में जा पाए हैं, और तो और अभी ये फर्स्ट ईयर में है, लेकिन अभी भी ये एक मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं। फिर वो लड़की थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, अब तुम ही बताओ आखिर इन्हें कौन नहीं चाहेगा। उसके बाद सभी लोग बस में वोंग जिन को चेयर करने लगते हैं और उसे एक स्पीच देने को बोलते हैं। उन्हें देखकर वोंग जिन बोलता है, तुम लोग काफी जेंटल हो। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि मन ही मन सोचता है ये एक अच्छा मौका है। फिर वो वोंग से बोलता है, सीनियर आप हमें कोई ऐसा सीक्रेट बताओ जिससे हम मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जा सके। तब वोंग बोलता है, हाँ अच्छा ठीक है, तुम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम के 5 बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल, ट्रायल, कल्चर, प्रोफेशन, एक्सपीरियंस और फिजिबिलिटी। और इन सब में से एक्सपीरियंस और फिजिबिलिटी सबसे हार्ड होता है। साथ ही में स्टूडेंट का QI और ब्लड स्टैट 110 होना चाहिए, तभी वो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगा। मैं पहले ही बता दूं, कई लोग मेडिसिन खा के अपने ब्लड और QI को बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो दूसरे चीजों में अच्छा नहीं कर पाते। अगर मैं अभी तुम लोगों को एक चिकन दूं और उसे मारने के लिए बोलूं तो तुम उसे नहीं मार पाओगे, लेकिन फिर भी तुम उसे खाओगे। मैं एक पर्सन को मार सकता हूँ। तुम्हें पता है लोगों को मारना चिकन मारने से ज्यादा हार्ड होता है। ये बात सुनकर फैंग मन ही मन सोचता है, ये किसी को मारने की बात ऐसे नॉर्मली कैसे बोल सकता है, कहीं इसने किसी को मारा तो नहीं है। इस वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट बहुत सारे लॉ से बंधे होते हैं और इसीलिए इनको लोगों को मारने का कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद फैंग घर आता है, तब उसकी बहन बोलती है, तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? तब फैंग बोलता है, आज हमें एक सीनियर को मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से घर तक छोड़ने को बोला गया था, इसलिए आज हमारी क्लास नहीं हुई। उसके बाद फैंग रूम में जाकर वोंग के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो किसी को मारने के बारे में इतनी आसानी से बोल सकता है, और अगर उसने ये नॉर्मली बोला है तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी ये है कि उसने किसी न किसी को पहले मारा होगा। और ये सीन ही कट होता है। अब हम वोंग को देखते हैं जिसके फोन पे एक कॉल आया होता है और वो जैसे ही फोन को उठाता है तब उधर से आवाज आती है, वोंग तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना, लेकिन हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। जो हमारा सस्पेक्ट था वो घनशन भाग गया है और घनशन से
दो अलग अलग सिटी जुड़े हुए हैं, कहीं वो बंदा वहाँ से भी भाग ना जाए। ये सुनकर वोंग उससे बोलता है, मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि तुम सब कुछ भी मत करना, अगर तुम सब शांत रहोगे तो हमारा सस्पेक्ट भागने का ट्राई नहीं करेगा। तब वो बंदा बोलता है, फैंग सॉरी, लेकिन अगर सस्पेक्ट भाग गया तो हम हायर अप्स को क्या जवाब देंगे। तब वोंग बोलता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ना कि मेरा, मैंने तुम्हें $5 लाख दिए थे उसे पकड़ने के लिए। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि कंसंट्रेट कर रहा था ताकि उसका सिस्टम अपेयर हो, और होता भी वैसा ही है, उसका सिस्टम अपेयर हो जाता है। फिर वो अपने ब्लड और क्यूआई स्टेट्स को फिर से 0.1 से इंक्रीज करता है, लेकिन इस बार अचानक से उसके बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये सब फील करके वो सोचता है, शायद लगता है मुझे बहुत ज्यादा पावर मिल चुकी है, लेकिन जो भी हो मेरी बॉडी को इसकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तभी उसे याद आता है उसे सीनियर वोंग को वापस स्कूल में लेकर भी जाना था। फिर क्या वो दौड़कर अपने घर से जाने लगता है, लेकिन तभी वो एक मास्क पहने बंदे से टकरा जाता है और उसके हाथ में चाकू भी होता है, लेकिन वो फैंग से चाकू को छुपा लेता है। उसे देख के फैंग सॉरी बोलता है। तब वो आदमी बोलता है, कोई बात नहीं। उसे देखकर फैंग मनी मन सोचता है, क्या ये नया रेंटर है जो कि सेकंड फ्लोर में आया है, ये थोड़ा अजीब है। फिर हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट से सॉरी बोल रहा था लेट आने के लिए। वोंग को देखकर एक लड़की बोलती है, आप मेरे पास बैठ जाइए। उसके बाद जैंग बोलता है, हमारा स्कूल बहुत ही ग्रेट है क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने वोंग को इनवाइट किया है ताकि वो हम सबको मार्शल आर्ट्स के बारे में बता सके। ये सुनकर फैंग बोलता है, आखिर इसमें क्या स्पेशल है कि एक ग्रेजुएट हमारे स्कूल में आया है, ये तो एक नॉर्मल बात है। तब जैंग बोलता है, अगर कोई कॉमन ग्रेजुएट आया होता तो ये एक नॉर्मल बात होती, लेकिन वोंग एक मार्शल आर्टिस्ट है। एक बार ढंग से सोचो, यांग सिटी में बहुत ही कम मार्शल आर्टिस्ट है, साथ ही साथ वोंग अभी फर्स्ट ईयर में है, लेकिन फिर भी वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। सच में वो एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। ये सब सुनकर फैंग मनी मन सोचने लगता है। तभी वोंग उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम अपना बेस्ट दे रहे हो मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए, लेकिन ये बात दिमाग में रखना कि हमारी बॉडी इस एग्जाम के लिए सिर्फ फाउंडेशन है। मुझे नहीं पता तुम कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्लड और क्यूआई बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो भी कुछ टाइम में ही। तब फैंग मनी मन सोचता है, आखिर इसे कैसे पता चला। फिर वोंग सीट पे बैठते हुए बोलता है, इस तरह के मेडिसिन को कैजुअली नहीं लिया जाता है। अगर तुम सिर्फ मेडिसिन लेते हो और फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते तब ये तुम्हारे मौत का कारण बन सकता है। फैंग उसकी बातें सुनकर वोंग को थैंक्स बोलता है और अपने मनी मन बोलता है, ये सच में एक मार्शल आर्टिस्ट है, तभी तो इसने मेरे ब्लड को सेंस कर लिया। और ये सीन ही कट होता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां फैंग अपने घर के गार्डन में फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी उसे टायर्डनेस फील नहीं हो रहा था। इसीलिए उसे लगता है शायद ये ब्लड और क्यूआई स्टेट्स इंक्रीज होने के कारण हो रहा है, और वो ये सभी सोच ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ फील होता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है जहां उसे वही मास्क पहने हुए बंदा दिखता है जो उसे सुबह सुबह टकराया था। उसे देखकर फैंग सोचता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस बंदे के अंदर से खून की प्यास को भाप सकता हूँ। वो इन सब पे ज्यादा ध्यान ना देकर अपने रूम में आ जाता है और उसके टीवी पे एक न्यूज चल रही थी जहां न्यूज एंकर बोल रहा था, एक आदमी एक ग्रेड 2 के मार्शल आर्टिस्ट का मर्डर करके भाग गया और इन दोनों ने मिलके एक जगह चोरी की थी। इक्वल शेयर ना मिलने के कारण एक मार्शल आर्टिस्ट ने दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया जो कि ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट था। पुलिस के अनुसार इस आदमी को लास्ट टाइम ग्रैंशन सिटी में देखा गया था, इसीलिए हमारी तरफ से यही एडवाइस होगी कि गंसन सिटी के सभी लोग सोने से पहले अपने घर के खिड़की और दरवाजों को बंद कर लेना। फिर हम युवान को देखते हैं, वो भी इस न्यूज को देख रही थी। फिर वो बोलती है, मुझे नहीं लगता मुझे इस टाइप के हालात में स्कूल जाना चाहिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि मेरा क्यूटनेस लेवल आसमान छूता है। तब फैंग बोलता है, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा बॉडी है और कुछ भी नहीं। ये सुनकर युआन फैंग को अपने चिप्स के पैकेट से मारती है। उसके बाद फैंग बहुत ध्यान से न्यूज को देखने लगता है और न्यूज में एंकर बोल रहा था, एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के अनुसार सस्पेक्ट ने इस तरह के नाइफ का इस्तेमाल करके मर्डर किया था। और इस नाइफ को देखकर फैंग बोलता है, लगता है मैंने इस नाइफ को कहीं तो देखा है, पर कहाँ, ये मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वही मास्क वाला बंदा नाइफ लेके फैंग को मारने के लिए आता है और फैंग को नाइफ से मार भी देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं ये सब फैंग का सिर्फ सपना था, लेकिन उठते ही उसे याद आता है कि न्यूज में जो नाइफ को दिखाया गया था वैसा ही नाइफ उस आदमी ने पकड़ा हुआ था जो कि मेरे बिल्डिंग में नया आया है।
है और मुझे उस आदमी के अंदर से खून की प्यास का सेंस हो रहा था। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है कि एक ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट मर्डरर मेरे घर के ऊपर है। कहीं वो हमारे पास पैसों को लूटने के लिए तो नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी फैमिली तो बहुत पुअर है। लेकिन कहीं वो मेरी तलाश में तो नहीं है। मैं अपने सिस्टम को देख सकता हूँ लेकिन मेरे अलावा कोई सिस्टम को देख नहीं सकता। फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, ये सपना बहुत ही डरावना था। आई होप ये सच ना हो, लेकिन फिर भी मुझे सतर्क रहना होगा। उसके बाद हमें एक रेडियो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसी खूनी के बारे में न्यूज चल रही थी और ये रेडियो उस खूनी का ही था। वो उस न्यूज को सुन के बोलता है, सभी लोग मुझे हर तरफ ढूंढ रहे हैं, मुझे कुछ समय के लिए उनसे छुपना होगा। और अच्छा हुआ मुझे ये जगह मिल गया। यहाँ पे स्ट्रीट्स में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बस मुझे इस जगह पे तब तक छुप के रहना होगा तब तक कि मामला शांत नहीं हो जाता। तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है। तब वो बंदा कैसे भी करके गेट खोलता है और एक स्माइल करते हुए बोलता है, हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं यहाँ पे नया किराएदार हूँ, मैं कल ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन जब वो सामने देखता है तब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। इसलिए वो गेट बंद करके वापस से रूम में आता है। लेकिन वो अंदर आते ही फैंग को देखता है जो कि उसे देखकर हेलो बोल रहा था। उसे देखकर वो आदमी अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर वो फैंग को बहुत प्यार से बोलता है, छोटे भाई, लगता है तुम गलत घर में आ गए हो, ये घर मेरा है। ये सुनकर फैंग बोलता है, नहीं नहीं अंकल, मैं गलत घर में नहीं आया, वो तो मुझे फुटबॉल मैच देखना था और मेरे घर का टीवी टूट गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मैं साथ में कुछ खाने के लिए भी लाया हूँ, ये लीजिए मौसम्बी का जूस पीजिए और चलिए साथ में फुटबॉल देखते हैं। उसके बाद वो दोनों मैच देखने लगते हैं। फिर वो आदमी मन ही मन सोचता है, मैं तो वैसा ही करे जा रहा हूँ जैसा ये बच्चा बोल रहा है, मुझे इसे किसी भी तरह से यहाँ से भगाना होगा। ये एक डिटेक्टिव एजेंट भी हो सकता है, ये एक डिटेक्टिव एजेंट भी हो सकता है जिसे शायद मेरे पीछे लगाया हो, लेकिन शायद क्या पता ये एक स्टूपिड और फ्रेंडली बच्चा है। जो भी हो, मुझे इसे यहाँ से निकालना होगा। फिर वो फैंग से बोलता है, ब्रदर, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? तब फैंग बोलता, नहीं अंकल, वीकेंड में कोई भी स्कूल नहीं होता। तब वो आदमी बोलता है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। फैंग उसकी बातें सुनकर एक्टिंग करते हुए बोलता है, अंकल, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? तब वो आदमी बोलता है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब फैंग थोड़ा और ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मैं तो बस एक छोटा सा क्यूट बच्चा हूँ जो कि अपने नए नेबर से फ्रेंडशिप करने आया था, लेकिन लगता है मैंने आपको परेशान कर दिया। मेरी हरकतें ही ऐसी है, इसलिए शायद मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। ये सुनकर वो आदमी बोलता है, नहीं नहीं, तुम बुरा मत मानो। तब फैंग खिड़की के पर्दे खोलते हुए बोलता है, लगता है मैंने आपको परेशान किया है, इसलिए मैं अपनी गलती सुधारने के लिए आज मैं आपके घर को क्लीन करूंगा। लेकिन वो आदमी जल्दी से अपने पर्दे को वापस ढक देता है और बोलता है, मुझे अंधेरे में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे हमेशा बंद ही रखता हूँ। तब फैंग बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपका कमरा क्लीन कर देता हूँ। लेकिन वो आदमी अपने रूम के गेट के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैंने तो अपने रूम को पहले से ही क्लीन कर लिया है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, लंच का टाइम हो गया है, तुम्हें घर जाकर लंच कर लेना चाहिए। ये सुनकर फैंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसका एक पैर एक बॉक्स से टकरा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और जब वो बॉक्स की तरफ देखता है तो उसे बॉक्स में एक खून से भरा नाइफ दिखता है और तभी वो आदमी पीछे से आता है और फैंग को जोर से लात मारता है जिससे फैंग दूर जाके गिरता है। फिर वो आदमी नाइफ को उठाता है और फैंग के गर्दन में नाइफ को रख देता है और एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल करता है। फैंग अपने गर्दन पे नाइफ को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उस आदमी को घबराते हुए बोलता है, अंकल, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तब वो आदमी बोलता है, तुम ये बात बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वो फैंग को नाइफ से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि उस जूस में फैंग ने एक ड्रग मिलाया था जिससे उसका बॉडी फ्रीज हो जाता है। इस चीज का फायदा उठा के फैंग पहले तो उस आदमी के हाथ से नाइफ को हटाता है और फिर डंडे से उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, लगता है ड्रग्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और अच्छा हुआ मैंने इस डंडे को यहाँ पे आने के टाइम छुपा दिया था। लेकिन जब वो उस आदमी को फिर से देखता है तब वो आदमी बेहोश नहीं हुआ था। फिर वो आदमी जोर से एक पंच फैंग के पेट में मारता है जिससे फैंग के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन फैंग अपने आप को संभाल लेता है और बोलता है, मैं इस लाइफ में फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं मरने वाला हूँ। उसके बाद वो डंडे से फिर से उस आदमी पे अटैक करता है और इस बार वो आदमी बेहोश हो जाता है। उसे देखकर फैंग बोलता है,
मैंने इसे कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया था। अगर मैंने इसे ड्रग्स नहीं दिया होता तो ये पक्का मुझे मार देता। उसके बाद फैंग उस आदमी को बांध के उसके बैग में से पैसे निकालने लगता है और उसके बैग से उसे $2 लाख मिलते हैं। लेकिन ये पैसे उसके सिस्टम में ऐड नहीं हो रहे थे क्योंकि ये उसके पैसे नहीं होते हैं। फैंग को देखकर वो आदमी मनी मन सोचता है, मैं इसे सेंस कर पा रहा हूँ कि इस लड़के में बहुत ज्यादा ब्लड और क्यूआई है। क्या ये बच्चा मार्शल आर्ट स्टूडेंट है? मैं वांग हूँ, ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट। लेकिन क्या ये सच में एक मार्शल आर्टिस्ट है और क्या मैं एक बच्चे से हार गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या इसके पीछे कोई डिटेक्टिव एजेंसी है? फिर वो चिल्लाते हुए पूछता है, ओए मार्शल आर्टिस्ट बच्चे, तुम कौन हो? तो फैंग बोलता है, मैं हूँ डिटेक्टिव एक्स, खूनियों को पकड़ना मेरा काम है। ये सुनकर हुआंग गुस्से में बोलता है, तू और एक डिटेक्टिव, ये हो ही नहीं सकता, क्या तू मजाक कर रहा है? तब फैंग हुआंग से पूछता है, एक अनवांटेड क्रिमिनल अपने साथ सिर्फ $2 लाख और कुछ पैसे लेकर आया है। तब हुआंग उससे बोलता है, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? दरअसल उस बंदे के बैग में कुछ मेडिसिन पिल्स होते हैं और वो बंदा उस मेडिसिन के बारे में मनी मन सोचता है। मैंने उन पिल्स को इसलिए लिया था ताकि मैं ग्रेड 3 का मार्शल आर्टिस्ट बन सकूं। उफ, मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि ये पिल्स एक बच्चे के हाथ में लग जाएंगे। फिर वो फैंग से बोलता है, ओए बच्चे, क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगे? अगर तुम मुझे फ्री कर दोगे तो तुम ये पिल्स और $2 लाख ले सकते हो। इन सब के अलावा मेरे पास 2 बॉटल्स पिल्स के साथ ब्लड और क्यूआई के नॉर्मल मेडिसिन भी है और मेरे पास ग्रेड फर्स्ट का भी पिल है और साथ ही साथ मेरे पास स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का भी दवाई है। इन सभी पिल्स का मार्केट वैल्यू $5 मिलियन है। जिसे सुन के तो फैंग शॉक्ड हो जाता है और मनी मन सोचता है, क्या इतना प्राइस बस इतने छोटे बॉटल्स के पिल के लिए? और ये मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फिर वह बोलता है, मार्शल आर्टिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिमिट्स को सरपास करते हैं। अगर तुम्हारा बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तब तुम्हें इन पिल्स को लेना होगा और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे मार दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा है, अगर पुलिस ने मेरी डेड बॉडी ढूंढ ली तो तुम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचने लगता है, इसके अनुसार अगर मैंने इसे मार दिया तो ऑफिशियल इसका पता लगा लेंगे, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये मुझसे पक्का रिवेंज लेने आएगा। ये सही होगा कि मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन ये पिल्स मिलियंस के आते हैं, पक्का पुलिस ये सारे मेडिसिन अपने पास रख लेगी। और एक मार्शल आर्ट्स बनने के लिए ब्लड स्टैट और क्यूआई कम से कम 150 होना चाहिए। अगर मैं सिस्टम की हेल्प लेता हूँ तब भी मार्शल आर्ट्स बनने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं क्या करूँ। क्या मुझे वोंग की हेल्प लेनी चाहिए? एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर वोंग भी मुझे इन पिल्स के लिए मानने का ट्राई करेगा तब? ये सब सोचकर फैंग कंफ्यूज होने लगता है। फिर फैंग कुछ देर सोचने के बाद डंडे को वापस से उठा लेता है, जिसे देखकर वांग पूछता है, ये तुम क्या करने वाले हो? तब फैंग बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो क्या तुम मुझे मारने नहीं आओगे? ये सुनकर वांग बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैं तुम्हें मारने नहीं आऊंगा। पर वांग किसी तरह से अपना हाथ छुड़ा लेता है और फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फैंग उससे पहले उसके सर पे डंडा मार देता है और उसे वापस से बेहोश कर देता है। और ये सीन नहीं कट होता है, अब हमें वांग को दिखाया जाता है जो कि जंगल में टॉर्च लेके चूहे को ढूंढ रहा था। तभी उसका फोन बजता है और जब वोंग फोन उठाता है तब उसे पता चलता है ये तो फैंग का कॉल है। फिर वोंग फैंग से पूछता है आखिर उसने कॉल क्यों किया? तब फैंग बोलता है, पता नहीं, मैं आपको कैसे बोलूं, क्या आप अभी सिटी में हैं? तब वोंग बोलता है, हाँ मैं अभी सिटी में हूँ। फिर फैंग बोलता है, एक्चुअली मैं एक वांटेड क्रिमिनल से मिला और मैंने उसे किसी तरह पकड़ लिया है और आप सिटी में सिर्फ एक ही मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ये सुनकर वोंग बोलता है, क्या तुम वांटेड क्रिमिनल वोंग की बात कर रहे हो? तब फैंग बोलता है, हाँ। अब वोंग उसके घर जाता है और सोचता है, क्या इसने सच में एक ग्रेड 2 के मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ लिया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी फैंग दरवाजा खोलता है और उससे बोलता है, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाइए, मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। वोंग रूम के अंदर घुसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी वो वोंग को देखता है और शॉक्ड हो जाता है। फिर फैंग वोंग को बताता है ये अभी बेहोश है और अगर मैं पुलिस के पास इसे लेकर जाता हूँ तब वो शायद मुझे कुछ इनाम देंगे। तब वोंग बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब मैं नहीं समझा। फिर फैंग बोलता है, ब्रदर मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मुझे इस क्रिमिनल के पास बहुत सारे पैसे और वैल्यूएबल चीजें
मिले हैं और मैं उन्हें रखना चाहता हूँ। ये सुनकर वोंग बोलता है, तुम उन सबको रखना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, इसने बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को मारा है। तब फैंग बोलता है, हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको मेरी हेल्प करने के लिए बुलाया है। चलिए हम दोनों इसके वैल्यूएबल आइटम को आधा आधा बांट लेते हैं। फिर वोंग बोलता है, तुम एक स्मार्ट लड़के हो, हम जरूर फिर से फ्यूचर में कभी न कभी मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक ग्रेड 2 के पिल को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ये पिल्स लेके तुम्हें ग्रेड 1 के पिल्स दे दूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 1 मिलियन भी दूंगा। वोंग को क्रिमिनल के पास एक आइटम मिलता है जिसे देखकर वोंग बोलता है, इसका मार्केट वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, और वो उसे रख लेता है। फिर वो फैंग को बोलता है, तुम इन आइटम्स का यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इन्हें रख लेता हूँ, और हाँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना। तो ठीक है, मैं इस वोंग को लेकर जाता हूँ और इसका कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है, क्या इसके पॉकेट्स में भी आइटम थे? मुझे पहले ही इसे चेक कर लेना चाहिए था। और वो वोंग को बोलता है, ठीक है ब्रदर, अब मैं सारी चीजें आप पे छोड़ता हूँ। उसके बाद वोंग क्रिमिनल को लेकर वहाँ से निकल जाता है और इधर फैंग इन पैसों से सिस्टम में वेल्थ को इंक्रीज करने लगता है। फिर वो बोलता है, अब मेरे लिए मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन तभी वो देखता है कि जिस आइटम का मार्केट वैल्यू 3 मिलियन है उसका प्राइस सिर्फ 2 मिलियन दिखा रहा था, और 5 मिलियन वाले का 4 मिलियन। ये देखकर फैंग बोलता है, लगता है सिस्टम आइटम्स के मार्केट वैल्यू नहीं देखता है, बल्कि ये आइटम की एक्चुअल वैल्यू देखता है। तभी वो बोलता है, अरे मैं तो एक चीज भूल ही गया। और वोंग से पूछता है, ब्रदर, अगर पुलिस इससे पूछताछ करेगी तो? फिर वोंग बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे मुंह खोलने का भी मौका नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत समय से एक वांटेड क्रिमिनल है। कुछ दिन बाद फैंग के फोन पर एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं, और वेल्थ इंक्रीज होने की वजह से सिस्टम भी अपडेट हो चुका है, और इस बार सिस्टम में वैल्यू और यूनिट्स भी बदल गई है। जिसे देखकर फैंग मन ही मन बोलता है, पहले वर्जन वाले सिस्टम में ब्लड 0.1 से बढ़ता था, जो कि क्यूआई का 10th यूनिट था, जो कि ब्लड को इंक्रीज करने के लिए 10,000 वॉन चाहिए होते थे। लेकिन अपडेट के बाद सभी वैल्यूज और एक्यूरेट हो चुकी है। क्या मुझे 1000 वेल्थ का यूज करना चाहिए ब्लड और क्यूआई को 1 पॉइंट से बढ़ाने के लिए? तभी उसे वोंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, क्या तुम्हें पैसे मिल गए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी भेजा है जो कि फ्यूचर में तुम्हें काम आएगा। तब फैंग वोंग के मैसेज का रिप्लाई देते हुए कहता है, थैंक यू। और थोड़ी देर बाद वोंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं बहुत कम लोगों को एडमायर करता हूँ और तुम भी उन लोगों में से एक हो। ये मैसेज पढ़कर फैंग थोड़ा प्राउड फील करने लगता है। तभी उसकी छोटी बहन उसके पीठ पर जंप करते हुए बोलती है, फैंग जाग जाओ, मुझे भूख लगी है। तब फैंग डर से युवान को बोलता है, तो जाओ ना, अपने से खा लो। फिर युवान बोलती है, अगर मैं तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल कर सकती हूँ तो मैं अपने पैसे क्यों वेस्ट करूँ? ये सुनकर फैंग युवान का गाल खींचते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तब युवान उसे सॉरी बोलती है और उसे एक पार्सल देते हुए बोलती है, ये पार्सल तुम्हें वोंग ने भेजा है। फिर युवान बोलती है, वोंग, ये नाम को सुना सुना लग रहा है। फिर वो फैंग से बोलती है, अब ये मत कहना कि ये नाजियांग यूनिवर्सिटी का वोंग है। तब फैंग बोलता है, हाँ ये वही है। ये सुनकर युवान एक्साइटेड होती है और उससे बोलती है, ब्रदर, आप कब से वोंग के साथ काम कर रहे हो? क्या आप मुझे उसका ऑटोग्राफ लाके देंगे? तब फैंग बोलता है, क्या तुम भी लियांग हो? और मैं तुम लोगों को बता दूं कि वोंग के फैन क्लब का नाम लियांग है। फिर युवान बोलती है, तुम्हारे जैसा इडियट नहीं समझेगा कि वोंग कितना हॉट है। हमारे सिटी में 5 में से 3 लड़कियां ऐसी है जो कि वोंग की फैन है, और हमारे स्कूल में 5000 बच्चे हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2/3 है, और मैं वोंग के ऑटोग्राफ का प्राइस $10 रखूंगी। मेरे स्कूल में लगभग 3500 बच्चे हैं जो कि वोंग के फैन हैं, और अगर सभी ने मेरे से ये ऑटोग्राफ खरीदा तो मेरे पास 10 मिलियन वॉन बन जाएंगे। ये सुनकर फैंग बोलता है, अच्छा तो इसलिए तुम उसका ऑटोग्राफ चाहती हो? तब युवान बोलती है, अगर ये बिजनेस स्ट्रेटेजी काम कर गई तो मैं तुम्हें टोटल 30% दूंगी और 70% खुद रखूंगी, और हम लोग ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा पिगी बैंक भर नहीं जाता। लेकिन तभी वो देखती है कि फैंग रूम से निकल जाता है और वो थोड़ा निराश हो जाती है। उसके बाद हमें फैंग को बाहर दिखाया जाता है जो कि वोंग के भेजे हुए पार्सल को ओपन करता है। पार्सल को खोलने के बाद उसमें उसे एक फिजिकल ट्रेनिंग का बुक मिलता है, जिसे देखकर फैंग बोलता है, मैं इन्हीं बुक्स को साइबर कैफे में ढूंढ रहा था। एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के 2 ही रास्ते हैं। सबसे पहला है हाई लेवल ब्लड और क्यूआई। एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए कम से कम 150 क्यूआई और ब्लड होना चाहिए। और मार्शल आर्टिस्ट बनने का दूसरा तरीका है स्ट्रॉन्ग बोन। स्ट्रॉन्ग बोन के लिए मेडिसिन की नहीं बल्कि कुछ टेक्निक्स की जरूरत होती है, और इसी वजह से मैं बहुत परेशान था कि मैं स्ट्रॉन्ग बोन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करूँ।
लेकिन अब वोंग ने ये बुक्स भेजकर मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब मुझे बस इन टेक्निक्स का प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो मेरे घर का गार्डन है वो ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ही छोटा है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक सेल्समैन उसे एक रेजिडेंस का टेम्पलेट देता है। उसके बाद हमें एक रेजिडेंस को दिखाया जाता है और सेल्समैन फैंग को एक रेजिडेंस के बारे में बता रहा था। फिर वो उसका प्राइस 8,60,000 युआन बताता है। ये सुनकर फैंग बोलता है ये घर सुंदर तो है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। वो सेल्समैन बोलता है देखने से ये तो एक स्टूडेंट लगता है और मुझे नहीं लगता ये इस घर को अफोर्ड कर पाएगा। फिर वो फैंग से बोलता है ये घर ज्यादा ही कॉस्टली लग रहा है इसलिए मैं आपको दूसरा घर दिखाता हूँ। तब फैंग बोलते हैं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है और वो अपने कार्ड को दिखाते हुए बोलता है क्या इस घर के लिए मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तब वो सेल्समैन अपने घुटने पर बैठ के घर की चाबी फैंग को देते हुए बोलता है थैंक यू सर इस घर को चूज करने के लिए। ये घर बहुत ही अमेजिंग है और इसके जैसा घर आपको कभी नहीं मिलेगा। इस घर को बाय करने के लिए आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए कहता है अगर आप ये अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे तो मैं आपको 95% का डिस्काउंट ऐड करवा सकता हूँ। अगर आप 20% डिपॉजिट कर देते हैं तो मैं मैनेजर से बात करके और डिस्काउंट करवा दूंगा। ये सुनकर फैंग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और सेल्समैन से पूछता है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ। तब सेल्समैन बोलता है ये आपका ही घर है आप जब चाहो शिफ्ट हो सकते हो। उसके बाद फैंग वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में सोचते हुए जाता है मुझे अभी ये घर के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताना है वरना वो पक्का मुझसे पूछेंगे कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इसीलिए मुझे इसे अभी गुप्त रखना होगा। अब मुझे प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह मिल गई है। अब मुझे बस कुछ फर्नीचर्स और इक्विपमेंट्स का बंदोबस्त करना होगा। तभी वो एक भीड़ को देखता है जहाँ सभी लोग न्यूज को देख रहे थे जिसमें एक एंकर बोलता है ग्रैंड मास्टर मा और ताई म्यू के बीच का बैटल बहुत ही इंटेंस हो गया है। अभी हम लोग उन दोनों से 5 किलोमीटर दूर है लेकिन फिर भी हम उनके इमेंस प्रेशर को फील कर पा रहे हैं। और वो पूरी फाइट का कमेंट्री करते हुए बोलता है जंगल जिसमें पहले बहुत सारे पेड़ थे अब सब जल के खत्म हो चुके हैं और ये ताई म्यू ने अपना थंडर अटैक यूज किया था जिससे पूरी जमीन नीचे चली गई और इसके रिस्पॉन्स में ग्रैंड मास्टर मा ने अपना सिग्नेचर मूव द गैलोप का यूज किया। यह अटैक इतना पावरफुल था कि बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान इधर उधर गिरने लगे और एक बड़ा सा पत्थर तो इन सभी रिपोर्टर के पास ही आ रहा था। इसलिए वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और टीवी का सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाता है। फैंग भी इस फाइट को देख रहा था और उस फाइट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। वो ग्रैंड मास्टर माँ के पावर को देख के काफी शॉक्ड होता है। उसके बगल में खड़े दो आदमी बोलते हैं ये दोनों अभी सीरियसली भी फाइट नहीं कर रहे तभी ये इतनी तबाही मचा रहे हैं। सोचो अगर ये दोनों सीरियसली फाइट करे तो क्या होगा। इधर फैंग ग्रैंड मास्टर माँ का सिग्नेचर मूव देख के बोलता है ये तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा पावरफुल लग रहा है और क्या मैं एक दिन इनकी तरह बन पाऊंगा। फिर वो उसके बाद एक फर्नीचर शॉप जाता है जहाँ एक लेडी एक सोफा को चूज करती है और उसका प्राइस 79,099 था। ये देखकर उसका हस्बैंड बोलता है लगभग 80,000 का है इस सोफा को खरीदने के बारे में सोचूंगा। तब वो लेडी गुस्सा होते हुए बोलती है बेबी क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते मुझे यही सोफा चाहिए दूसरा नहीं। तभी वहाँ का सेल्समैन बोलता है सॉरी सर बट इस सोफे को उस लड़के ने खरीद लिया है। उसके बाद वो दोनों फैंग की तरफ देखते हैं जो कि पेमेंट कर रहा था। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ युवान अपनी मम्मी से बोलती है फैंग अभी तक घर नहीं आया वो पक्का कुछ बाहर बढ़िया खा रहा होगा आने दो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तब उसकी मदर बोलती है क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें फोन करके नहीं बोला कि उसका मार्शल आर्ट एग्जाम आने वाला है इसीलिए वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बाद हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने अपार्टमेंट में ट्रेनिंग कर रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स है जिसमें क्रेनियम में 29 बोन होते हैं टोर्सो में 51 बोन्स और लिम्स बोन्स में 126 पीसेस बोन होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हमारे बॉडी के सारे बोन्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे। फिर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि वोंग से बात कर रहा था। वोंग उसे बताता है जो टेक्निक अभी तुम कर रहे थे वो बॉडी के क्यूआई और ब्लड पे फोकस करता है जिससे बॉडी का एंड्योरेंस बढ़ता है और साथ ही साथ इसमें बोन्स ब्लड और क्यूआई को अब्सॉर्ब करती है जिससे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तब फैंग बोलता है ब्रदर क्या हो अगर मैं अपने बोन्स हार्डनेस ब्लड और क्यूआई
QI को बढ़ा ना पाऊँ तो क्या मुझे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा? तब वैंग बोलता है हाँ, लेकिन अगर तुम इस एक्सरसाइज को करोगे तो इसका इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक्सरसाइज आगे चल के और हार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले वाला प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें उसे बढ़ाकर करना होगा। जैसे कि अगर तुम अपर बॉडी को ट्रेन करते हो तो तुम्हारा बॉडी स्टेबल रहेगा, और अगर तुम लोअर बॉडी को ट्रेन करते हो तो तुम्हारे बॉडी का बैलेंस बढ़िया रहेगा और बॉडी की स्पीड भी बढ़ेगी। तब फैंग बोलता है मुझे अपने लोअर बॉडी को ट्रेन करना है, तो मुझे कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए? तब वैंग उसे बताता है तुम्हें हॉर्स पाइल स्टेप करना चाहिए, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि लोअर बॉडी को ट्रेन करना थोड़ा डेंजरस होता है। अगर तुम्हें चोट लगी तो तुम्हारे लेग्स को परमानेंट डैमेज पहुंचेगा, जिससे शायद तुम ठीक से चल भी ना पाओ। ये सुनकर फैंग बोलता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर मेरा एनिमी पावरफुल हुआ तो कम से कम मैं वहां से भाग तो सकता हूँ। तब वैंग बोलता है ये तो डरपोक लोगों की स्ट्रेटेजी है, अपने QI और ब्लड को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन असल में ये तुम्हारे ब्लड लेवल को कम कर देगा। और ये बात याद रखना कि एग्जाम आसान नहीं होगा। अगर तुम्हारे ब्रेन के नसों को थोड़ा भी डैमेज हुआ तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे। उसके बाद फैंग अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और बोलता है अगर मैं अपने ब्रेन और आर्टरीज को हर्ट नहीं करता हूँ तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। ट्रेनिंग के बाद वो थोड़ी देर का रेस्ट लेता है और बोलता है ब्रदर वैंग ने सही कहा था, मेरा QI, साइक और ब्लड लेवल उतना भी खराब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम हो गया है। और वो जोर जोर से हाफने लगता है। फिर वो अपने सिस्टम को देखता है और वो अपने डिक्रीज हुए ब्लड और QI लेवल को फिर से इंक्रीज कर देता है और वो देखता है कि उसका लिमिट भी इंक्रीज हो चुका है। इसे देखकर फैंग बोलता है दूसरे लोग सिर्फ 3 दिन में एक बार ही कल्टीवेट कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे पिल्स लेने पड़ते हैं, लेकिन मैं इस सिस्टम के हेल्प से जब चाहूँ अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। हा हा हा, अगर ऐसा ही रहा तो मैं सिस्टम की हेल्प से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और ब्रदर वैंग को भी सरपास कर दूंगा। और ये सीन ही कट होता है। उसके बाद हमें दिखाई जाता है सभी बच्चे मार्शल आर्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे थे और सिर्फ 3 दिन ही बॉडी एग्जाम के लिए बचा हुआ था। उसके बाद हमें नाजियांग यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक आदमी को बोल रहा था इस साल भी हमारे सिटी से कोई नया मार्शल आर्टिस्ट नहीं बना। अगर मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखूं तो हमारे सिटी में ना के बराबर मार्शल आर्टिस्ट बने हैं और हम लोगों ने पहले ही बहुत पैसा खर्च कर दिया है मार्शल आर्ट एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। अगर लास्ट ईयर वोंग एग्जाम में फर्स्ट लेकर नहीं आता तो हमारे सिटी की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बंद कर दिया जाता, और अगर इस साल भी हमारे सिटी से कोई मार्शल आर्ट नहीं बना तो चीफ जिन आपको इस पोजीशन से हटा देंगे। उसके बाद 1 मई का डेट आता है और आज ही के दिन बॉडी एग्जाम होने वाला था। इधर फैंग इस एग्जाम के लिए फुल तैयारी करके आया था। उसके बाद हमें 2 स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के गले लग के रो रहे थे और वो दोनों बोल रहे थे कि हमने सुना है इस बार काउंसिल ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसे इंक्रीज कर दिया है और हमारा तो ब्लड और QI सिर्फ 110 है, हमारा तो इस एग्जाम में पास करने का कोई भी चांस नहीं है। तभी वहाँ पर जाओ आता है और दोनों स्टूडेंट को शांत करते हुए बोलता है एक लंबी सांस लो और अपने आप पे भरोसा करो, सब सही होगा। इधर जियांग फैंग से पूछता है तुम्हारा ब्लड और QI अभी कितना है? तब फैंग उससे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है फैंग तुम्हारा ही नाम है ना? तब फैंग बोलता है हाँ, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? जाओ उस आदमी को देखता है और शॉक्ड होते हुए बोलता है आप तो एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर है। उसके बाद हमें डायरेक्टर का फेस दिखाया जाता है, इसका नाम जैन पिंग है और वो फैंग से बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? उसके बाद वो दोनों एक जगह पे जाते हैं कुछ बात करने के लिए। तब डायरेक्टर उससे बोलते हैं ये सही जगह है और वो फैंग से बोलते हैं रियांग सिटी में 5 कंट्रीज, 3 डिस्ट्रिक्ट और टोटल 1 सिटी है। कंट्री लेवल सिटी यांगचैंग कुछ डिस्ट्रिक्ट से अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये 5 कंट्रीज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोकल एजुकेशन ब्यूरो के अच्छे इंडेक्स के लिए सारे बच्चों को एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है और हमें पहले ही हमारे बोरिंग से इंडेक्स की वजह से वार्निंग मिल चुका है। इसीलिए इस बार हमने फिजिकल एग्जामिनेशन जिंगजिंग कंट्री और आम्पिंग के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। किसी भी तरह से हमें इस बार अच्छा करना होगा। और फैंग तुम्हारा तो ब्लड और QI लेवल 120 से ऊपर है ना? तब फैंग बोलता है डायरेक्टर मुझे इसके बारे में बहुत बात पता चला है और वो मनी मन सोचता है लगता है डायरेक्टर ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने ब्लड और QI को इंक्रीज करने के लिए क्या करता हूँ। तब डायरेक्टर बोलते हैं मैं कुछ दिन पहले वोंग से मिला था और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और वोंग बहुत ही कम लोगों की तारीफ करता है, यानी कि तुम में जरूर कोई खास बात है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इमोशन
न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स के ब्लड में। और अगर तुम्हारे पास वीक लोग हुए तो ऑफ कोर्स सी बात है, तुम अपने आप को स्ट्रांग फील करोगे और तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारे आसपास के लोग बहुत स्ट्रांग हो, फिर तुम अपने आप को नर्वस फील करवाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम एग्जाम से पहले अपने इमोशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेना। ये सुनकर फैंग सोचता है तो इनके कहने का मतलब है कि मैं अपने ब्लड और क्यूआई का यूज करके बाकी के बच्चों को डिमोटिवेट करूं। और उससे बोलता है क्या ये सही रहेगा? ऐसा करने से मेरे क्यूआई और ब्लड को भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे मेरा फिजिकल एग्जाम खराब जा सकता है। तब डायरेक्टर बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले रेस्ट करने का मौका मिलेगा और तुम्हें ब्लड और क्यूआई को कंपनसेट करने के लिए पिल्स भी दिया जाएगा जिनका मार्केट प्राइस मिलियंस में है। मार्शल आर्टिस्ट सब कठोर और हिम्मत वाले होते हैं और अपने ओपोनेंट के ऊपर सिंपैथी करना ये एक मार्शल आर्टिस्ट का तरीका नहीं होता। उसकी बातें सुनकर फैंग बोलता है मार्शल आर्टिस्ट को लड़ना चाहिए और वो डायरेक्टर की बात मान लेता है। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर फैंग से हैंडशेक करता है उसे फील होता है कि फैंग का ब्लड और क्यूआई 120 से ऊपर है, यानी कि उसका ब्लड और क्यूआई 130 है या फिर उससे भी ज्यादा है। उसके बाद हमें यांग सिटी के स्कूल का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे थे। तभी यांग सिटी स्कूल की एक लड़की दूसरे स्कूल के बच्चे से टकरा जाती है, जिस वजह से उस लड़की को चोट लग जाती है। तब दूसरे स्कूल वाला लड़का बोलता है क्या इस तरह के कमजोर लोग मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आए हैं? कितनी शर्म की बात है। तभी यांग सिटी स्कूल से एक लड़का उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है उससे माफी मांग। तब दूसरे स्कूल वाला लड़का बोलता है कंट्री साइड के बच्चे इतने भी शरीफ नहीं होते, सिर्फ इन्हें कुत्तों की तरह भौंकना आता है और कुछ भी नहीं। ये बात सुन के वो लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या कहा तूने? लेकिन तभी वहाँ फैंग आता है और अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे वहाँ खड़े बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और ये सभी चीजें दूर से डायरेक्टर भी देख रहा था और वो फैंग की पावर को देखकर मन ही मन सोचता है वोंग जिन ने किसी तरह से इसके पावर को कल्टीवेट किया है। तभी डायरेक्टर के पास चीफ आता है जिसे हमने पहले देखा था और वो डायरेक्टर से बोलता है लाओतन क्या ये टीनेजर तुम्हारा है? उसके बाद हमें वेटिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी के सभी लोग फैंग के हाई क्यूआई और ब्लड के बारे में बातें कर रहे थे और उस हाई प्रेशर की वजह से उन सब की हालत खराब हो गई थी। फिर वो बोलते हैं मैंने सुना है ये हाई प्रेशर यांग सिटी एक स्टूडेंट का था। और उन सबको देखकर फैंग बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन सबको बुली कर रहा हूँ, लगता है मुझे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन तभी कोई उसका हाथ खींच के एक रूम में लेकर जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर था। वो फैंग को एक पिल देते हुए बोलता है ये ग्रेड फर्स्ट का पिल है, लो इसे जल्दी से खा लो, इसके बाद तुम्हें मैक्स लेवल कोसी मार्शल आर्ट की रेटिंग मिलेगी। ये देखकर फैंग डायरेक्टर का हाथ हटाते हुए बोलता है डायरेक्टर मैं ये पिल नहीं ले सकता हूँ, ये ग्रेड फर्स्ट का पिल है, इससे मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचेगा, यहाँ तक कि मैं मर भी सकता हूँ। तब डायरेक्टर बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें बस सिर्फ फर्स्ट ग्रेड का एक पिल लेना है, उसके बाद तुम्हारा कोएशी मार्शल आर्टिस्ट रेटिंग सबसे ज्यादा होगा। तब फैंग बोलता है मैं ये नहीं ले सकता हूँ, इसमें बहुत ही रिस्क है। फिर डायरेक्टर बोलता है एजुकेशन ब्यूरो के चीफ जिन ने तुम्हें ये पिल लेने को बोला है और ग्रेड 3 के मार्शल आर्टिस्ट के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा अगर तुम उनकी बातों को नहीं मानोगे तो। फैंग उसकी बातें सुनकर मन ही मन बोलता है ये बुढ़ा मुझे डराने का ट्राई कर रहा है। फिर वो डायरेक्टर को बोलता है एक ग्रेड 3 का मार्शल आर्टिस्ट, मैंने सुना है ब्रदर वोंग ही हाल में ग्रेड 3 में ब्रेक थ्रू हुए हैं, तो आप क्यों ना उन्हें कॉल करके पूछ लीजिए कि मुझे ये पिल लेना चाहिए या फिर नहीं। तब डायरेक्टर थोड़ा लाइन में आता है और उसे बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो गया था, लेकिन फैंग प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो, ये बहुत ही अर्जेंट है, उसके बदले तुम जो चाहोगे मैं वो दूंगा। तब फैंग बोलता है मुझे ग्रेड फर्स्ट के 2 बॉटल पिल्स ला कर दो और साथ ही साथ मुझे 2 मिलियन युआन चाहिए क्योंकि मैं अपने लाइफ को रिस्क में डालूंगा। तब डायरेक्टर मनी मन सोचता है चीफ जिन बहुत ही जल्दी में है, इसलिए वो कोई भी अमाउंट देने को रेडी हो जाएंगे। फिर डायरेक्टर फैंग को बोलता है मैं ये डील चीफ जिन की तरफ से एक्सेप्ट करता हूँ। तब फैंग बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, वैसे तुम चीफ को बोल सकते हो कि मैं 3 ब्लड पिल मांग रहा हूँ और 1 ब्लड पिल तुम रख सकते हो। उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर बोलता है क्या ये सच में एक हाई स्कूल का लड़का है, ये तो मुझे ही बेनिफिट्स देने की बात कर रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि एक ग्लास के बॉक्स के अंदर होते हैं और यहाँ पे उनका फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा था। इधर चीफ जिन सबके ब्लड और क्यूआई को देखकर थोड़ा टेंशन में थे क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का ब्लड और क्यूआई 120 से ऊपर नहीं था और वो फैंग के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। चीफ ऑर्डर करता है सीसीटीवी कैमरा फैंग की तरफ करो। चैम्बर में सीसीटीवी कैमरे को देखकर फैंग बोलता है मुझे नहीं लगा था यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होगा,
होगा। लगता है मुझे अपना टैलेंट दिखाना होगा। फिर वो अपने पैकेट से ब्लड पिल को निकालता है और बोलता है मेरे पास सिस्टम है, तो इसलिए मुझे ग्रेड फर्स्ट के पिल की जरूरत नहीं है। मुझे बस इस नॉर्मल से पिल को लेना होगा और ऐसा दिखाना होगा कि मैं ग्रेड फर्स्ट का पिल ले रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो पिल को खाता है उसे थोड़ा अलग अलग फील होने लगता है और वो बोलता है इस पिल का पावर तो सिस्टम के पावर से बहुत ही डिफरेंट है और प्योर भी है और इसे रिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद वो दवाई असर दिखाना शुरू कर देती है और फैंग के चारों तरफ ब्लड और क्यूआई का इफेक्ट दिखने लगता है। चीफ सीसीटीवी कैमरे से फैंग को देखते हुए बोलता है फैंग, अगर तुम मेरे सपोर्ट के बावजूद भी क्वासी मार्शल आर्टिस्ट रेटिंग में पहुंच नहीं पाए तब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और थोड़ी देर बाद फैंग का स्कोर आता है। फैंग के ब्लड और क्यूआई का स्टेट 149 था। बॉडी एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को मीटिंग में बिठाया जाता है ताकि उन सब का रिजल्ट अनाउंस किया जा सके। और एक टीचर सभी को बताता है कि एजुकेशन ब्यूरो ने अनाउंसमेंट किया है कि इस साल के ब्लड और क्यूआई का कट ऑफ 115 है। ये सुनकर आधे से ज्यादा बच्चे परेशान होने लगते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा है, पिछले बार तो कट ऑफ सिर्फ 112 था। तब टीचर बोलता है बच्चों तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पास होने के लिए और भी रास्ते हैं। उसके बाद टीचर उन लोगों का नाम अनाउंस करने लगते हैं जिन्होंने एग्जाम को पास किया था। तब जाओ फैंग को बोलता है क्या तुम नर्वस नहीं हो, इस बार कट ऑफ 115 है। तब फैंग बोलता है क्या 115 का कट ऑफ ज्यादा होता है। उसकी बात सुनकर जाओ बोलता है तुम्हें क्या ये कम लगता है, अच्छा तो ये बताओ तुम्हारा ब्लड और क्यूआई कितना है। तब फैंग बोलता है हाँ शायद 149। उसकी बात सुनकर जाओ हंसते हुए कहता है जोक अच्छा था और तुम्हें पता है मैं तुमसे जेलस फील कर रहा हूँ कि कैसे तुम इतने टेंस माहौल में इतने शांत हो। फिर फैंग उससे बोलता है नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा ब्लड और क्यूआई लेवल 149 है। उसके बाद टीचर जियांग का नाम अनाउंस करता है जिसका ब्लड और क्यूआई 116 था। फिर जाओ का जिसका लेवल 120 था। अपना रिजल्ट सुनकर जाओ फैंग को देखकर थोड़ा मुस्कुराता है। उसके बाद टीचर लिस्ट देखकर सभी स्टूडेंट्स को फैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने को बोलते हैं और बताते हैं कि फैंग ने बॉडी एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर किया है और इसका ब्लड और क्यूआई लेवल 149 है। फैंग का लेवल सुनकर सभी के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं क्या ये फैंग है और क्या ये हमारे स्कूल में पढ़ता है। जाओ फैंग का रिजल्ट सुन के फैंग को बोलता है ये हो नहीं सकता, फैंग तुमने एग्जाम में कैसे टॉप किया है। तब फैंग बोलता है टीचर ने तो अभी अनाउंस किया है तब भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। इधर टीचर सभी बच्चों को बोलते हैं ये उन स्टूडेंट के नाम थे जिन्होंने एग्जाम पास किया है और जो स्टूडेंट एग्जाम पास नहीं कर पाए उन्हें उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अगले साल भी एग्जाम दे सकते हैं। तब एक लड़की रोते हुए बोलती है मेरे पेरेंट्स ने अपनी सारी सेविंग इस एग्जाम के फॉर्म को भरने में लगा दिए थे और मैं इसको पास भी नहीं कर पाई, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। तब फैंग उसे देखकर अपने मन ही मन बोलता है मार्शल आर्टिस्ट का एग्जाम लोअर पीपल के लिए सच में बहुत ही एक्सपेंसिव और हार्ड होता है और मैंने भी तो बहुत सारे पैसों का इस्तेमाल किया था अपने ब्लड और क्यूआई को बढ़ाने के लिए। एक नॉर्मल बच्चे के पास थोड़े ना इतने ज्यादा पैसे होते हैं और ना ही उनके पास कोई सिस्टम होता है। उसके बाद फैंग और उसके दोस्त एग्जाम सेंटर से निकल के जाने लगते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है और बोलता है बच्चों तुम्हें नहीं लगता मार्शल आर्ट्स एग्जाम पूरी तरह से अनफेयर है और क्या तुम्हें पता है जो स्टूडेंट मार्शल आर्ट एग्जाम को पास नहीं कर पाते उन्हें अपनी पूरी लाइफ एक लोअर क्लास रहने के लिए फोर्स किया जाता है, उन्हें कुछ करने का मौका भी दिया नहीं जाता। अभी तुम लोग ही बताओ हम ऐसे रूल्स को क्या ही फॉलो करें जो कि एक स्पेसिफिक टाइप के पीपल को अपॉर्चुनिटी देता है। फैंग और उसके दोस्तों को उस आदमी की बात समझ नहीं आती कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। फिर उस आदमी का फेस दिखाया जाता है और वो स्टूडेंट्स को आगे बोलता है 2012 में ये दुनिया मार्शल आर्ट्स के कारण खत्म हो जाएगी लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे नॉर्मल इंसान इस दुनिया को खत्म होने से बचा सकते हैं। तुम सब हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और हमारे साथ मिलके नॉन मार्शल आर्टिस्ट के साथ रहो और जुल्म के खिलाफ फाइट करो। इस आदमी की बात सुनकर फैंग बोलता है ये आदमी है कौन और वो अपने दोस्तों से बोलता है ये आदमी थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो हम लोग दूसरे रास्ते से चलते हैं। तब वो सभी लोग फैंग की बातों पर एग्री करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वो आदमी एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम लोग मत जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। तब लड़की चिल्लाकर उस आदमी से बोलती है मुझे जाने दो। तब वो आदमी बोलता है अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, एक असली भगवान सभी लोगों का अच्छे से ध्यान रखता है। तब फैंग उस आदमी से बोलता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, उसने तुम्हें उसका हाथ छोड़ने को बोला है और अपने ब्लड और क्यूआई का प्रेशर एक्टिवेट कर देता है
जिस कारण से उस आदमी को काफी तकलीफ होने लगता है। पर बाकी के स्टूडेंट्स फैंग को उस आदमी को इग्नोर करने को बोलते हैं। तब फैंग भी उनकी बात मान लेता है और अपने मन ही मन सोचता है मुझे इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो आदमी उन बच्चों को देख कर एक क्रीपी सा स्माइल करता है। उसके बाद अगले दिन एग्जामिनेशन सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पे पहले सभी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन लिया जाता है और फिर उनका रिटर्न टेस्ट लिया जाता है। सभी बच्चे एग्जाम खत्म होने के बाद सेंटर से बाहर आते हैं और अपने क्वेश्चन पेपर को हवा में उड़ा देते हैं। सेंटर के बाहर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का वेट कर रहे थे और पेरेंट्स की भीड़ के बीच से फैंग जैसे तैसे करके निकल जाता है। उसे देखकर कार में बैठे हुए एक आदमी बोलता है ये वही लड़का है और कार के अंदर वही आदमी था जो कि पिछले दिन फैंग और उसके दोस्तों को मिला था। वो आदमी अपने साथ बैठी एक लड़की को बोलता है इस बच्चे का ब्लड और क्यूआई बहुत ही हाई है। तब वो लड़की बोलती है जिन बच्चों का ब्लड और क्यूआई हाई होता है वो सब मार्शल आर्टिस्ट के जड़ होते हैं और यही बच्चे आगे जाके बड़े बड़े अथॉरिटीज के हायरकी होते हैं। तभी उसका एक साथी बोलता है इस तरह के स्पेशल अथॉरिटी को मार देना चाहिए ताकि काबिल मार्शल आर्टिस्ट का पॉपुलेशन कम हो। उसकी बातें सुनकर वो लड़की बोलती है हम लोग इनको मारकर इन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। और वो अपने साथियों से बोलती है तुम लोग बाकियों का काम तमाम करो, मैं उस लड़के को संभालती हूँ। उसके बाद गाड़ी से बेसबॉल बैट लेके तो 3 लोग निकलते हैं और सेंटर के बाहर खड़े पेरेंट्स और बच्चों को मारने लगते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से बच्चों और पेरेंट्स को मार रहे थे। फैंग अपने पीछे से भागते हुए लोगों को देखकर बोलता है ये यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो लड़की बोलती है ओए बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें यहाँ से जाने से पहले अपने स्पिरिट को असली भगवान को सेक्रीफाइस करना होगा। ये बोलकर वो फैंग पे अटैक कर देती है लेकिन फैंग उसके अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है। लेकिन फैंग को उसके अटैक से दर्द भी हो रहा था क्योंकि उस लड़की की अपर बॉडी बहुत ही हार्ड थी। फिर फैंग लड़की के फेस पे वही मार्क देखता है जो उसने पिछले दिन वाले आदमी के फेस पे देखा था और वो उस लड़की को किक मारते हुए बोलता है क्या ये लोग मुझसे रिवेंज लेने आए हैं। लेकिन उसके किक को वो लड़की रोक लेती है। फिर फैंग बोलता है मैं ज्यादा लड़ नहीं सकता और तो और मुझे फाइटिंग टेक्निक भी नहीं आती। तभी वो लड़की फैंग का कॉलर पकड़ती है और उसे जमीन में पटक देती है। फिर वो उसे एक पंच मारने वाली होती है। तभी फैंग उसके पैर में लात मार देता है जिससे लड़की का पंच जमीन पे लगता है और देखता है कि उसके पंच ने पूरे जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर वो मनी मन सोचता है ये किस ग्रेड की मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो बहुत ही पावरफुल लग रही है। जब मैं हुआंग बिन से फाइटिंग कर रहा था उस टाइम मैं इसलिए जीत पाया क्योंकि मैंने पहले से ही तैयारी करी थी। लेकिन अभी मैं एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ फाइट कर रहा हूँ जो कि मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरे जान के पीछे पड़े हुए है। अब तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। लेकिन तभी उस लड़की को कोई पंच मारता है जिससे वो लड़की दूर जाके गिरती है। उसे एक गार्ड ने पंच मारा था और वो गार्ड लड़की को देखकर बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब टेस्ट सेंटर में इस तरह का हंगामा करेंगे। और वो फैंग को देखते हुए बोलता है तुम्हें चोट लगी है क्या। फैंग उस लड़की की हालत देखकर पूरी तरह से शॉक्ड आता है और मन ही मन बोलता है इसने बस अपने एक ही पंच से उस लड़की की हालत खराब कर दी। फिर फैंग डर के मारे कांपने लगता है जिसे देखकर गार्ड बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो इस तरह का माहौल देखकर तुम्हारे जैसा ही अजीब फील करता, इसलिए तुम थोड़ा शांत हो जाओ और एक लंबी सांस लो। तब फैंग उस गार्ड से पूछता है तुम कौन हो। तब वो गार्ड बताता है मैं डिटेक्टिव ब्यूरो से हूँ। फिर फैंग उससे पूछता है ये लोग कौन हैं। तब वो बॉडीगार्ड बताता है ये लोग छोटे मोटे गुंडे हैं। उसकी बातें सुनकर फैंग चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये कोई छोटे मोटे गुंडे हैं, लेकिन ये तो मुझे जान से मारने आए थे। तब वो गार्ड फैंग को शांत करवाते हुए बोलता है थोड़ा शांत हो जाओ, रुई यांग ने पूरे सिटी में आर्मी और डिटेक्टिव ब्यूरो के सैनिकों को तैनात कर दिया है और इस तरह का इंसिडेंट फिर से नहीं होगा। तभी डायरेक्टर पीछे से चिल्लाते हुए आता है फैंग क्या तुम ठीक हो। और वो फैंग को देखकर बोलता है ये तुम्हारे बॉडी में इतना सारा खून कैसे लगा है, क्या तुम्हें चोट लगी है। तब गार्ड डायरेक्टर को बोलता है कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जिसका एग्जाम में सबसे ज्यादा ब्लड और क्यूआई आया था। तब डायरेक्टर बोलते हैं हाँ और वो गार्ड का नाम लेते हुए बोलते हैं मिस्टर जियाओ, मैंने डिटेक्टिव ब्यूरो के बहुत सारे लोगों को यहाँ आते टाइम देखा था और मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है। तब जाओ बोलता है आपने सही कहा, ये पहली बार नहीं है जब इन लोगों ने मार्शल आर्टिस्ट को खत्म करने का ट्राई किया
है। ये सुनकर फैंग शॉक्ड हो जाता है। तब जाओ आगे बताते हैं, ये लोग मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा हेट करते हैं और इन सब के लिए मार्शल आर्टिस्ट बच्चों पर हमला करते हैं, क्योंकि बच्चों को मारना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि बच्चों को स्टार्टिंग में फाइटिंग टेक्निक्स पता नहीं होते और ये ज्यादातर बच्चों को ही टारगेट करते हैं ताकि ये लोग मार्शल आर्टिस्ट के हायरार्की को खत्म कर सके। पर हमने ये कभी सोचा नहीं था कि ये लोग दिन में एग्जाम सेंटर पे हमला करेंगे। और सोचने वाली बात यह है कि इन सबके साथ एक मार्शल आर्टिस्ट भी मिला हुआ है। ये सुनकर डायरेक्टर चौंकते हुए बोलते हैं, क्या एक मार्शल आर्टिस्ट, वो भी इनके साथ? तब वो डिटेक्टिव उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, ये एक मार्शल आर्टिस्ट है, ये मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद भी इनका साथ दे रही है। फिर डायरेक्टर जाओ को बोलते हैं, थैंक यू सो मच फैंग की जान बचाने के लिए। अगर आप यहाँ पर आके इसकी हेल्प नहीं करते तो आज हम एक प्रोडिजी को खो देते। इधर फैंग गुस्सा करते हुए मन ही मन सोचता है, अभी मेरी हालत मरने जैसी हो गई है, अगर ये यहाँ पे नहीं आते तो मैं तो मर ही जाता। ये कोइंसिडेंस है कि मैं इस बार बच गया, लेकिन अगर फिर से ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्या मैं बच पाऊंगा? आखिर मैं कैसे एक ग्रैंड मास्टर बनूंगा जब मैं खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा? तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और जाओ को बताता है कि हमने उन गुंडों को पकड़ लिया है, लेकिन 20 बच्चे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं और तो और 9 बच्चों को इतनी बुरी तरह चोट लगी है कि वो कभी मार्शल आर्टिस्ट स्कूल नहीं जा पाएंगे। ये बात सुनकर जाओ थोड़ा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर बोलते हैं, जाओ अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए और सभी कल्प्रिट को सजा देनी चाहिए इतना बड़ा डिस्टरबेंस करने के लिए। यहाँ का माहौल एजुकेशन ब्यूरो हैंडल कर लेगी। मिस्टर जाओ के जाने के बाद डायरेक्टर फैंग से बोलते हैं, फैंग क्या तुम सच में ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ये लो टिश्यू और अपना मुंह साफ कर लो, अगर तुम्हें कुछ यहाँ पे हो जाता तो पता नहीं मैं वांगजिन को क्या मुंह दिखाता। तब फैंग उससे पूछता है, डायरेक्टर क्या आप मुझे फाइटिंग करना सिखा सकते हैं? तब डायरेक्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें फाइटिंग करना सीखना है? तब फैंग बोलता है हाँ। तब डायरेक्टर बोलते हैं, जब तुम मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जाओगे तब तुम्हें वहाँ पर सभी चीज सिखा दिया जाएगा, और वैसे भी कल्टिवेटिंग मेटल आजकल किसी काम की नहीं है। तब फैंग बोलता है, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है? क्या ग्रैंड मास्टर मा, ताइमो और जो अभी है यहाँ पर हमला करने आए थे ये सभी बैटल टेक्निक के बारे में जानते हैं? तब डायरेक्टर बोलता है, इतने हैरान मत हो, एक्चुअली में जैसे जैसे मार्शल आर्टिस्ट की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कल्टिवेटिंग मेथड्स का इस्तेमाल कम हो गया है और अभी ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट अपने बोन्स टेक्निक का यूज करते हैं। साथ में जो कल्टिवेटिंग मेथड पास्ट में सिखाया जाता है वो अभी कोई काम का नहीं है और इस तरह के डिस्टरबेंस वाले मामले को संभालने के लिए डिटेक्टिव और आर्मी तैनात है। जो मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ अपने वाइटलिटी पे फोकस करता है उन्हें सरकार का सिर्फ काम ही करना चाहिए, और अगर मैंने कानून को अपने हाथ में लिया तो फिर मैं भी मारा जाऊंगा। ऐसा करो, तुम मेरे पीछे आओ, पहले मैं तुम्हें कुछ नई यूनिफॉर्म देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। इधर फैंग अपने मन ही मन सोचता है, क्या ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते? उसके बाद फैंग अपने फोन से वांग जिन को फोन करता है, लेकिन वांग का फोन अनरीचेबल बता रहा था। तब डायरेक्टर फैंग से पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर पे फोन नहीं लग रहा? तब फैंग बोलता है, नहीं नहीं लग रहा। फिर डायरेक्टर को कार चलाते चलाते याद आता है और वो अपना फोन निकालते हैं और उसमें कुछ करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फैंग के फोन में कुछ मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसके अकाउंट में 2 मिलियन युआन ट्रांसफर हुए हैं। ये देखकर वो काफी खुश होता है और वो मनी मन सोचता है, मैं कुछ दिनों से इतना बिजी हो गया था कि मैं तो इन पैसों के बारे में भूल ही गया था, मुझे लगा नहीं था कि डायरेक्टर और चीफ इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। तब डायरेक्टर फैंग से बोलता है, तुमने वाइटलिटी एग्जाम में बहुत ही अच्छा किया है, इसीलिए चीफ ने तुम्हें प्लान से पहले ही रिवॉर्ड दे दिया। और आगे वो फैंग से बोलता है, इस तरह से नीचे मत देखो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो ब्रो फिस्ट करते हैं, मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हूँ। उसकी बातें सुनकर फैंग भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आपने सही कहा। फिर क्या कार से जाते हुए फैंग सोचता है, सच में ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि मैं उस टाइम बच गया, और मैं चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर लूं, अभी जो मेरे साथ हुआ उसे मैं चेंज तो नहीं कर सकता। इसीलिए जैसा डायरेक्टर ने कहा है मुझे हमेशा आगे की सोचनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों फैंग के घर पहुंच जाते हैं जहां पे फैंग की फैमिली फैंग का ग्रैंड वेलकम करती है और उसको कांग्रेचुलेट करती है पूरे सिटी में फर्स्ट आने के लिए। तब डायरेक्टर उनको देखकर बोलते हैं, सॉरी आपको परेशान करने के लिए। तब फैंग की फैमिली डायरेक्टर से बोलती है, आप कौन है? तब फैंग उन्हें बताता है, ये सन सिटी के एजुकेशन ब्यूरो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। ये सुनकर फैंग की फैमिली थोड़ा नर्वस होते हैं। उसके बाद डायरेक्टर घर के अंदर आते हैं और फैंग की मॉम उन्हें नाश्ता खाने के लिए देती
है। तब डायरेक्टर फैंग के मॉम से कहते हैं, सिस्टर इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं फैंग के फादर से थोड़ी देर बात करने के बाद निकल जाऊंगा। इधर युआन बोलती है, ब्रदर तुम तो बहुत ही औसम हो, तुम्हें एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर घर तक छोड़ने आए हैं। तब फैंग बोलता है, मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं। इधर डायरेक्टर फैंग के फादर से बोलते हैं, सॉरी मैंने आपको परेशान कर दिया। तब फैंग के फादर बोलते हैं, अरे नहीं इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, उल्टा तो हमें आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि आप हमारे घर पे आए। तब डायरेक्टर फैंग के फादर से बोलते हैं, एक्चुअली सन सिटी के डिपार्टमेंट में फैंग के फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया गया है और आपको तो बहुत दिक्कत होती होगी फैंग और बाकी मेंबर्स का ध्यान रखने में। अगर आप चाहो तो मैं आपको एजुकेशन ब्यूरो के डिपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब दिला दूं, जिसमें आपको 5,000 वॉन मिलेंगे, वो भी मंथली। साथ ही साथ इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड जैसे चीजें भी मिलेगी। ये सुनकर फैंग के फादर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या 5,000 वो भी मंथली? तब युआन बोलते, डैड ये तो एक अच्छी जॉब है और आपको इस जॉब की वजह से फ्यूचर में ज्यादा हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा। तब फैंग भी अपने फादर को बोलता है, हाँ डैड आपको ये जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अपनी फैमिली में सभी लोगों की बातें सुनने के बाद फैंग के फादर इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं और डायरेक्टर को डिनर ऑफर करते हैं। तब डायरेक्टर बोलते हैं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा और भी काम है, इसीलिए मैं आपके साथ डिनर नहीं कर सकता, मैं फिर कभी आऊंगा आपके साथ खाना खाने के लिए। उसके बाद फैंग डायरेक्टर को गेट तक छोड़ देता है और उनके जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स से बोलता है, मॉम डैड क्या आप लोग फ्री हो? तब उसके मॉम डैड बोलते हैं, क्यों कल कुछ काम है क्या? तब फैंग बोलता है, एजुकेशन ब्यूरो डिपार्टमेंट ने रिवॉर्ड के तौर पे हमें एक घर को गिफ्ट किया है, हम कल वही देखने जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। फिर अगले दिन सभी लोग घर देखने के लिए चले जाते हैं और फैंग की फैमिली बड़े घर को देखकर काफी खुश हो रही थी और साथ ही साथ शॉक्ड भी थे, क्योंकि ये इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एजुकेशन ब्यूरो ने उन्हें ये घर दिया है। तब फैंग के फादर फैंग से बोलते हैं, मैंने ये कभी नहीं सुना था कि किसी को रिवॉर्ड के तौर पे घर दिया जाता है। तब फैंग की मदर बोलती है, हाँ मैंने भी कभी सुना नहीं था, और तो और इस घर में इतने महंगे फर्नीचर पहले से ही है, आखिर एजुकेशन ब्यूरो ने इस पर कितना खर्चा किया होगा। तब फैंग के फादर फैंग से पूछते हैं, सच में क्या ये घर एजुकेशन ब्यूरो ने गिफ्ट के तौर पे दिया है? तब फैंग हाँ में जवाब देता है और अपने मन ही मन बोलता है, क्या मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए कि मैंने इस घर को खरीदा है, क्योंकि शायद ये इस बात पे विश्वास ना करे कि ये घर उसे रिवॉर्ड पे मिला है। तभी फैंग के फादर घर में एक बड़े टीवी को देखते हैं और फैंग की मदर को बोलते हैं, हनी ये देखो ये तो वही टीवी है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। फैंग की मदर इस टीवी को देखकर बोलती है, हाँ ये तो वही टीवी है। अपने मॉम डैड को देखकर फैंग मन ही मन सोचता है, लगता है मॉम डैड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये घर गिफ्टेड है। फिर वो उन्हें बोलता है, मॉम डैड ये बात किसी को मत बताना कि ये घर हमें एजुकेशन ब्यूरो ने गिफ्ट में दिया है। तब फैंग के फादर बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया। तब उसकी मॉम उससे पूछती है, तुम अभी तक तो मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बने, तब भी तुम्हें इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर तुम सच में एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हें और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तभी उसकी बहन सेकंड फ्लोर से चिल्लाते हुए कहती है, वाओ यहाँ तो एक गार्डन भी है। ये सुनकर उसके मॉम और डैड भी गार्डन को देखने चले जाते हैं। तभी टीवी पे एक न्यूज आती है कि आज 2:28 पे एक 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था वेस्टर्न रीजन पे और इस भूकंप के कारण बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो गए। ये न्यूज सुनकर फैंग बोलता है, मेरे पास्ट लाइफ में आज के दिन ही भूकंप आया था और इस भूकंप में बहुत से लोग मर गए थे। टीवी पे न्यूज एंकर बताता है इस भूकंप के कारण 73 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। ये सुनकर फैंग बोलता है, मेरे पास्ट लाइफ वाले भूकंप में इससे ज्यादा लोग मरे थे, और क्या ये सब मार्शल आर्टिस्ट के पावर की वजह से हो रहा है? फिर फैंग न्यूज को ध्यान से देखने लगता है, जिसमें एंकर बता रहा था कि ग्रैंड मास्टर की वार्निंग की वजह से बहुत से लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था, जिस वजह से बहुत कम लोगों की डेथ हुई है और ग्रैंड मास्टर रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर बाकी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। न्यूज को पूरा सुनने के बाद फैंग बोलता है, मार्शल आर्टिस्ट इतने भी बुरे नहीं होते जितना मैंने सोचा था, इन्होंने तो यहाँ पे बहुत से लोगों की जान बचाई है और मैं भी मार्शल आर्टिस्ट के वर्ल्ड में आ चुका हूँ, तो इसलिए पीछे हटने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं डेफिनेटली पावरफुल बनने के बाद कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। तभी उसके पास वांग जिन का फोन आता है। फिर फैंग फोन को रिसीव करते हुए बोलता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था पर आपका कॉल नहीं लग रहा था, आप ठीक तो है ना? तब वांग बोलता है, मैं मिशन की वजह से थोड़ा बाहर गया था, इसलिए मैं अपने साथ मोबाइल लेकर नहीं गया था, और हाँ मैंने तुम्हारे वाइटलिटी स्कोर देखे 149, ये इतना बुरा भी नहीं है। तब फैंग वांग को बोलता है, ये सब तो आपके गाइडेंस के कारण ही हुआ है। ये सुनकर वांग बोलता है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? तब फैंग बोलता है, ब्रदर वांग ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले अपने बोन फॉर्जिंग के एलिमेंट्री स्टेज को कंप्लीट किया है और
मेरा वाइटलिटी पहले ही 150 से ऊपर है। फिर वोंग बोलता है तुम क्या ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्टिस्ट बनने जा रहे हो? तब फैंग बोलता है नहीं, मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वाइटलिटी इंक्रीज रेट और कल्टिवेटिंग प्रोग्रेस बहुत स्लो है। मैं तो बस आपसे बैटलिंग टैक्टिक्स के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे अपने बैटलिंग टैक्टिक्स को कल्टिवेट करना है, लेकिन मेरे पास गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है। तब वैंग उधर से बोलता है हाँ, बैटलिंग टैक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कल्टिवेट करने का ये राइट टाइम नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए। 150 वाइटलिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए, और इतने में तुम अचानक से मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो। और क्योंकि अभी तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसलिए अभी तुम जितना अपनी वाइटलिटी को कल्टीवेट करोगे तुम्हें उतना ही फायदा फ्यूचर में होगा। अभी तुमने 150 वाइटलिटी के साथ साथ अपना बोन फोर्जिंग भी कंप्लीट कर लिया है। अगर तुम अभी बैटलिंग टैक्टिक्स के लिए ट्रेनिंग करते हो तो ये चीज तुम्हें फ्यूचर में कोई काम नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें लॉन्ग टर्म गोल के लिए दूसरी बार बोन को फोर्ज करना होगा। ये सब सुनकर फैंग बोलता है बोन्स को दूसरी बार फोर्ज करना होगा। तब वोंग बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बोन फोर्जिंग का स्पीड कम हो गया है? तब फैंग बोलता है हाँ। तब वोंग बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम एक बॉडी स्ट्रेंथिंग लिक्विड खरीदो और उसमें बात करो, इससे तुम्हारा बॉडी फोर्जिंग स्पीड बढ़ जाएगा। तब फैंग बोलता है बॉडी स्ट्रेंथिंग लिक्विड, पर मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तब वोंग बोलता है हाँ मुझे पता है, तुमने इसके बारे में पहले सुना नहीं होगा। यूजुअली इस लिक्विड को वो लोग यूज करते हैं जिसका बॉडी स्ट्रेंथ और वाइटलिटी अपने लिमिट तक पहुंच जाता है, इसलिए इन लिक्विड को सन सिटी में खरीद नहीं सकते। लेकिन मैं तुम्हें ये बॉडी स्ट्रेंथिंग लिक्विड भेज सकता हूँ और 3 बॉटल का प्राइस 5000 युआन है, तुम मुझे इसके पैसे बाद में ट्रांसफर कर सकते हो। तब फैंग चिल्लाते हुए बोलता है बड़े भाई रुकिए, लेकिन फोन कट हो जाता है। फैंग ये लिक्विड वोंग से फ्री में लेने के फिराक में था, लेकिन लगता है अब उसे कल्टीवेट करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद वो ट्रेनिंग करता है और दूसरी बार अपना बोन फॉर्जिंग कंप्लीट करता है और साथ ही में मार्शल आर्ट्स की भी तैयारी करता है। और 1 महीने तक वो बॉडी स्ट्रेंथिंग लिक्विड में बात करता है और अपने सिस्टम को देखता है, जिसमें फैंग का वाइटलिटी रेट अब 162 हो गया था। ये देखकर फैंग मन ही मन बोलता है इस सिस्टम और इस बॉडी स्ट्रेंथिंग लिक्विड के कारण मेरा वाइटलिटी लिमिट इंक्रीज होकर 170 हो गया है। मैंने इन बॉडी स्ट्रेंथिंग लिक्विड में 5000 युआन खर्च किए थे, लेकिन सिस्टम ने इन लिक्विड की वैल्यू 6 लाख युआन बताई, जिस वजह से मुझे 1 लाख का फायदा हुआ। इधर बाथरूम के बाहर युआन फैंग को बोलती है तुम कितनी देर से बाथरूम में नहा रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो, मुझे टॉयलेट जाना है। उसके बाद फैंग और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि फैंग का रिजल्ट चेक कर रहे थे और वो फैंग का रोल नंबर वेबसाइट पे डालते हैं। फिर वो सब रिजल्ट को देखकर उसके पेरेंट्स बोलते हैं इतने मार्क्स में तो तुम्हें एक नॉर्मल से मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना चाहिए। फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं जिसमें फैंग के वाइटलिटी में 149 थे, उसे स्टडीज में 100 में से 85 नंबर मिले थे और उसे प्रैक्टिकल असेसमेंट में 100 में से 98 मिले थे। ये सब देखकर फैंग के पेरेंट्स और उसके सिस्टर उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और उसे फैमिली को प्राउड कराने के लिए थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद तो सभी रिश्तेदार और दोस्त फैंग के फैमिली को कॉल करते हैं कांग्रेचुलेट करने के लिए। इधर फैंग अपना रिजल्ट देखकर बहुत ही खुश था और अपने आप में ही प्राउड फील कर रहा था। तभी उसे एक मैसेज आता है और ये मैसेज वोंग का था। वोंग ने उस मैसेज में लिखा था कि वो अभी सन सिटी में है और वो उससे मिलना चाहता है। उसके बाद हमें सन सिटी के स्पोर्ट्स स्टेडियम को दिखाया जाता है और यहाँ पर वोंग एक छोटी सी लड़की के साथ खेल रहा था। तभी वो फैंग को देखता है और उससे बोलता है ओ तुम आ गए। तब फैंग उसके पास जाके बोलता है क्या ये आपकी छोटी बहन है? तब वोंग उसे बताता है नहीं, ये मेरे टीचर की डॉटर है और इसका नाम निनी है। फिर फैंग उसे हेलो बोलता है और उससे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन निनी वोंग के पीछे छुप जाती है। ये देखकर फैंग अपने मन ही मन सोचता है ये तो बहुत ही रूड है, इससे अच्छा तो मेरी सिस्टर है और वो क्यूट भी है। फिर वोंग निनी को बोलता है अब जाओ तुम अकेले खेलो, मुझे इन भैया से कुछ बात करनी है। उसके बाद निनी वहाँ से चली जाती है। तब फैंग उससे बोलता है ब्रदर वोंग क्या आप निनी का ध्यान रखने का पार्ट टाइम जॉब करते हो? ये सुनकर वोंग थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी नहीं है, खास तौर की अभी के लिए। ये सुनकर फैंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या बोल रहा है। तब वोंग बोलता है लगता है तुमने बोन फोर्जिंग का दूसरा लेवल कंप्लीट कर लिया है, तो क्यों ना हम दोनों स्पेयर करें। स्पेयर का मतलब नॉर्मल फाइटिंग होता है जो कि प्रैक्टिस के लिए किया जाता है। तब फैंग बोलता है आप स्पेयर के बारे में भूल जाओ, क्योंकि हाल ही में मैंने अपना बोन फोर्जिंग कंप्लीट किया है। और वो मनी मन सोचता है वोंग अभी एक 3rd ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट है
अगर मैं इससे अभी स्पेयर करूंगा तो मैं इससे कुत्तों की तरह हार जाऊंगा। तभी अचानक से वोंग फैंग को एक लात मारते हुए बोलता है, तो तुम कैसे बिना फाइट किए एक मार्शल आर्टिस्ट बन पाओगे? तुम्हारे लेग्स तो बहुत ही वीक है और तुम्हारा बॉडी फ्रेम भी ठीक नहीं है। तुम तो मेरे किक को रोक भी नहीं सके। तुम इस तरह से कैसे बैटलिंग टैक्टिक्स का प्रैक्टिस करोगे? आप मेरे कल्टीवेशन टेक्निक का प्रैक्टिस ले, लेकिन फिर भी आपको इतनी जोर से मारना नहीं चाहिए था। लेकिन वोंग फिर से फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तब फैंग जैसे तैसे उसे बचते हुए बोलता है, वोंग ने तो अपने लेग्स को भी बैटल के लिए ट्रेन किया है। फिर वोंग फैंग की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम्हारा रिएक्शन स्पीड बहुत ही अच्छा है। तब फैंग बोलता है, ये सब तो आपके गाइडेंस के कारण ही हुआ है। लेकिन तभी वोंग फैंग को एक पंच मारते हुए बोलता है, नहीं, ये सब तुम्हारे एफर्ट की वजह से हुआ है, ना कि मेरे कारण। उसके बाद वोंग बोलता है, हमने एक दूसरे को अप्रैल में देखा था और उस टाइम तुम एक नॉर्मल से बच्चे थे। लेकिन वांग बिन के इंसिडेंट के बाद मुझे पता चला कि तुम एक कैपेबल लड़के हो। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम सिर्फ 2 महीने में ही यहाँ तक पहुँच जाओगे। और वो लगातार फैंग को पंच मार रहा था, लेकिन फैंग बार बार उसके पंच को डॉज करे जा रहा था। फिर फैंग बोलता है, ब्रदर वोंग, आपके कॉम्प्लीमेंट की वजह से मेरा ईगो बढ़ जाएगा। तब वोंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम नाजियांग यूनिवर्सिटी में एंटर हो, जिसमें मैं भी पढ़ता हूँ। और उसे उठाकर नीचे पटक देता है। ये सुनकर फैंग दर्द से बोलता है, नाजियांग यूनिवर्सिटी? फिर वोंग बोलता है, नाजियांग का मार्शल आर्टिस्ट सोसाइटी का लीडर होने के नाते मैं तुम्हारी फीस और रिसोर्सेज की फीस कम करवा सकता हूँ, जब तक तुम रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाते। ये सुनकर फैंग चौंकते हुए बोलता है, क्या सच में? मुझे ग्रेड 3 पहुंचने के लिए बहुत से मिलियन खर्च करने पड़ेंगे बोन फॉर्जिंग पिल्स और वाइटेलिटी पिल्स पर। तब वोंग बोलता है, ये तुम पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी कितनी कैपेबिलिटी है। अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी हुई तो तुम 2 टॉप मेजर मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हो। तब फैंग बोलता है, मुझे पहले भी लोगों ने कहा था कि मैं मेजर मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में एंटर हो सकता हूँ। क्या ये टॉप यूनिवर्सिटी सच में अच्छे होते हैं? तब वोंग बोलता है, ऑफ कोर्स, ये सब बहुत ही फेमस मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बेटर होते हैं, क्योंकि इन टॉप यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज होते हैं। सीनो नेशन दोनों टॉप यूनिवर्सिटी को बहुत ही वास्ट अमाउंट में रिसोर्सेज देती है और बहुत सारे पावरफुल और फेमस मार्शल आर्टिस्ट इन्हीं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, जिसके कारण से यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और इसलिए ये दोनों टॉप यूनिवर्सिटी में आते हैं। और इन दोनों यूनिवर्सिटी में हर साल हजारों बच्चे नए आते हैं और वो बच्चों पर 800 मिलियन तक का स्पेंड करती है। स्कूल के सब साइट्स को छोड़कर तुम अपने बचे हुए रिसोर्सेज के लिए फाइट कर सकते हो। इसीलिए यूनिवर्सिटी में तुम्हें इतने ज्यादा मिशन मिलेंगे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हें वांग बिन वाला इंसिडेंट तो याद ही होगा। दरअसल उसे पकड़ने का मिशन सन सिटी ने मुझे दिया था और इस तरह के मिशन में जाने के लिए एक बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। नाजियांग जैसे यूनिवर्सिटी में कभी कभी तो तुम्हें एक भी मिशन नहीं मिलेगा। लेकिन टॉप 2 मेजर मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी अलग है। इन दोनों में से एक यूनिवर्सिटी कैपिटल सिटी में है और दूसरी मैजिकल सिटी में है। और ये दोनों ही बहुत ही बड़ी सिटीज है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे मिशन मिलते हैं और मिशन का रिवॉर्ड भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में किसी सामान को डिलीवर करने का भी मिशन मिलता है। और इन दोनों यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तीसरा रीजन ये है कि इनके पास बहुत ही पावरफुल टीचर और टेक्निक्स है। फिर वो आगे बोलता है, रैंक कम से कम 3 होना चाहिए नाजियांग यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, और जिसका रैंक 4 से ज्यादा है वही टीचिंग एडवाइजर बन सकता है। और जिन स्टूडेंट का रैंक 5 होता है वो स्कूल लीडर बन सकते हैं। इसी वजह से इन यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होता है। और जहाँ तक मुझे पता है, मैजिकल सिटी वाले यूनिवर्सिटी में 4 ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है और उसी में से एक है ग्रैंड मास्टर माँ। और रही बात इन दोनों में जाने की, तो ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है। इसके बारे में तुम अच्छे से सोचना। फिर वो जाते जाते फैंग से बोलता है, मैं होप करता हूँ कि तुम नाजियांग यूनिवर्सिटी में आओगे। उसके बाद फैंग इसके बारे में सोचने लगता है और वो मन ही मन बोलता है, रैंक 3 पहुंचने के लिए मुझे बहुत मिलियंस खर्च करने पड़ेंगे। लगता है वोंग ने मुझे अपना ऑफर इसलिए बताया था। लेकिन उन दोनों मेजर मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में फ्यूचर डेवलपमेंट का ज्यादा स्कोप है। यार मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आखिर मैं किस यूनिवर्सिटी को चूज करूं। और ये सीन यही कट होता है। अब हम फिर से फैंग को देखते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी नोटिस को अपने बैग में डाल के अपने फैमिली के साथ रेलवे स्टेशन में जाता है और सभी लोग उसे ट्रेन में अच्छे से जाने को बोलते हैं। लेकिन युआन अपने माँ के गले लग के रोने लगती है और वो फैंग को कुछ भी नहीं बोलती। इसीलिए फैंग उसे अच्छे से रहने को बोलकर ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उसकी बहन पीछे से आती है और उससे बोलती है, स्टूपिड फैंग, तुम जब एक गर्लफ्रेंड बनाओगे तो मुझे बताना, ताकि मैं उसको तुम्हारी सारी बैड हैबिट बता सकूं और साथ ही में अपना अच्छे से ध्यान रखना।
फिर वो रोने लगती है। तब फैंग उसे बाय बोलकर ट्रेन में चढ़ जाता है। उसके बाद हमें मैजिक सिटी को दिखाया जाता है, जो कि सीनो नेशन का फाइनेंशियल सिटी है। और इसका मतलब ये है कि फैंग ने यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया है। ट्रेन से उतरने के बाद एक गार्ड फैंग से उसका आईडी कार्ड मांगता है। तब फैंग उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है। गार्ड फैंग का आईडी कार्ड चेक करता है और बोलता है आपका वाइटलिटी स्कोर 199 है, लेकिन आपके नाम पे कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा कि आप एक मार्शल आर्टिस्ट है। तब फैंग उसे बताता है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर वो गार्ड शॉक्ड होता है और वो हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम सच में एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो? तब फैंग बोलता है हाँ, मैं तो बस एक फ्रेशमैन हूँ जिसने मैजिक सिटी के मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मैं यहाँ पर जल्दी इसलिए आ गया ताकि मैं यहाँ के सराउंडिंग को जान सकूँ। ये सुनकर गार्ड अपने मन ही मन सोचता है इस बच्चे का तो वाइटलिटी बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद वो फैंग से बोलता है ओ ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारे बुकिंग में। वैसे तो मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी सबके लिए अरेंजमेंट करता है यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले, लेकिन तुम बहुत ही पहले आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हारा टेम्पररी मार्शल आर्टिस्ट पास बना देता हूँ। तब फैंग अपने मन ही मन सोचता है मार्शल आर्टिस्ट एक नॉर्मल पीपल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये एक तरह से चलते फिरते फायर आर्म होते हैं। इसी वजह से मैजिक सिटी में उनके ऊपर बहुत सारे रोक लगे हैं, क्योंकि ये सिटी बहुत ही बड़ी है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। उसके बाद वो गार्ड फैंग को टेम्पररी कार्ड बना के देता है। फिर फैंग मैजिक सिटी के मार्शल आर्ट्स के यूनिवर्सिटी के गेट पे आता है, जिसे देखकर फैंग बहुत ही शॉक्ड होता है क्योंकि वो दरवाजा बहुत ही बड़ा होता है। तभी उसको पीछे से आवाज आती है लगता है तुमने कभी ऐसा इतना बड़ा गेट नहीं देखा और तुम एक नए स्टूडेंट हो। तब फैंग उससे बोलता है हाँ। फिर वो उससे पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो? तब वो लड़का फैंग को बताता है मैं इस यूनिवर्सिटी का 3rd ग्रेड का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम किन है। फैंग उसे देखकर मन ही मन सोचता है ये तो इस यूनिवर्सिटी का सीनियर स्टूडेंट है और इसके हाथ में एक चाकू भी है, जिसे देखकर फैंग थोड़ा डरता है और बोलता है सीनियर किन, इस तरह से पब्लिक प्लेस में नाइफ लेकर नहीं घूमते क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तब किन फैंग को बोलता है तुम तो एक जूनियर हो और तुमने 2 बार बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम्हारा स्टैंस ट्रेनिंग इतना भी खराब नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब फैंग उसे अपना नाम बताता है। फिर किन बोलता है जैसा मैंने सोचा था, एक फ्रेशमैन जिसने 2 बार बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट किया है वो मैजिक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। फिर वो बंदा वहाँ से जाते हुए बोलता है मेरा विश्वास करो, तुमने मैजिक सिटी को चूज करके एक बहुत ही बढ़िया फैसला किया है। उसके बाद किन वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद अपने मन ही मन बोलता है उस लड़के का एक्सेंट मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगा। फिर वो सोचने लगता है आखिर उसका एक्सेंट कहाँ का हो सकता है, छोड़ो ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो अपने पॉकेट के अंदर हाथ रखते हुए बोलता है मैंने इस बार बोन फॉर्जिंग पिल्स का ट्रेड किया है, आई होप मैं इसकी हेल्प से टोर्सो बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट कर सकूं। और टोर्सो बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट करने के बाद मैं उस नाजियांग यूनिवर्सिटी को खत्म कर दूंगा। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और वो उसका मैप देख रहा होता है। मैप को देखते देखते वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है और इस बिल्डिंग का कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। इसे देखकर फैंग बोलता है एंट्रेंस गेट तो बहुत ही शानदार था और बहुत ही बड़ा था, लेकिन ये बिल्डिंग तो कुछ खास नहीं लग रहा और ये बिल्डिंग नए बच्चों के लिए था। उसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पर एक लेडी थी। फैंग उस लेडी के पास जाते हुए बोलता है मैडम आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। फैंग को देखकर वो लेडी बोलती है तुम एक फ्रेशमैन हो है ना? तब फैंग बोलता है हाँ और अपना लेटर उसे दिखाता है। वो लेडी उसका लेटर देखते हुए बोलती है तुम इतनी जल्दी बुकिंग करवा रहे हो, अभी तक तो यूनिवर्सिटी ने एग्रीमेंट भी नहीं बनाया, अभी तो फ्रेशमैन का सीजन स्टार्ट होने में बहुत ही टाइम है। यूजुअली फ्रेशमैन 2 दिन या फिर 5 दिन पहले आते हैं, लेकिन तुम तो 1 महीना पहले आ गए। तब फैंग बोलता है वो मैं यूनिवर्सिटी को अच्छे से देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत ही पहले आ गया। तब वो लेडी बोलती है तुमने मेरा वर्कलोड बढ़ा दिया है, अभी हमारा हॉस्टल नहीं खुला इसीलिए तुम्हें बाहर जाके रहना पड़ेगा। लेकिन तभी वो लेडी कंप्यूटर पे फैंग का आईडी देखती है और उसका वाइटलिटी देखकर बहुत ही शॉक्ड होती है और अपने सीट से तुरंत खड़ी हो जाती है और वो फैंग से बोलती है अब थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए, मैं आपके लिए अरेंजमेंट करवाती हूँ। फिर वो उससे पूछती है क्या आप ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहोगे? मैं इस बारे में स्कूल को इन्फॉर्म करवा के आपके लिए टीचर एडवाइजर का अरेंजमेंट करवा सकती हूँ। तब फैंग बोलता है लेकिन ये अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है ना। तब वो लेडी बोलती है ऑफ कोर्स ये हो सकता है क्योंकि हमारा स्कूल कैपेबल बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है और उन्हें बहुत सारे प्रिविलेज मिलते हैं।
आप में तो बहुत ही पोटेंशियल है, आपने दो दो बार बोन फॉर्जिंग कंप्लीट किया है और अगर आपको ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो हमारा स्कूल आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। फैंग उस लेडी की बात सुन के मन ही मन सोचता है ये लोग इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सिस्टर जैंग में आ गया। तब वो लेडी फैंग को बताती है ये मैजिक स्कूल के होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है, इनका नाम सैंगचे है। फिर सैंगचे फैंग के पास आता है और उससे बोलता है क्या आप मिस्टर फैंग है जिसने दो बार बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट किया है? आप तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तब फैंग सैंगचे को उसकी तारीफ करने के लिए थैंक यू बोलता है। उसके बाद सैंगचे फैंग का लगेज बाहर लेकर जाने लगता है और फैंग उसके पीछे आता है। तब फैंग को बाहर एक बहुत ही मस्त कार दिखती है। ये देखकर फैंग सैंगचे से पूछता है क्या हम इसमें जाने वाले हैं? तब सैंगचे बोलता है हाँ। उसके बाद फैंग मैजिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाता है जहाँ पर एक प्राइवेट जिम था, मॉडर्न किचन था और एक बहुत ही बेहतरीन बेड था। ये सब देखकर फैंग थोड़ा शॉक्ड होते हुए सैंगचे से पूछता है क्या ये सब फ्री में है? तब सैंगचे बताता है हमारा स्कूल स्पेशल बच्चों के लिए बना है, जिसका मतलब कि यहाँ पे खाने से लेके हर चीज सब कुछ फ्री है। फैंग रूम में इधर उधर देखता है और बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं। तब सैंगचे बताता है आपको ये रूम इसलिए दिया गया है क्योंकि आपने दो बार बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट किया है। आप अभी आराम कीजिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बुला लेना। उसके बाद सैंगचे वहां से चला जाता है और फैंग रूम को एक बार और देखकर बोलता है लगता है अब मैं प्रिविलेज क्लास का पार्ट बन गया हूँ। उसके बाद हमें हॉस्टल के रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ कर खाना खा रहे थे और फैंग भी यहाँ पर खाना खाने आया था और वो खाना खाते हुए बोलता है इतनी सारी फ्री में फैसिलिटी मिलने की वजह से मेरा बहुत सारा पैसा बच रहा है, लेकिन मैं अपना बहुत सारा पैसा थर्ड बोन फोर्जिंग में खर्च कर रहा हूँ जिस हिसाब से मेरी एनर्जी बहुत ही जल्द खत्म होती है कल्टीवेट करने के टाइम। इसका मतलब कि मुझे और पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। मैं लकी था कि मैं पास्ट में हुआंग बिन और चीफ जिन से मिला जिनकी वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिले, लेकिन अब मुझे फ्यूचर के लिए कुछ और करना पड़ेगा ताकि मैं बहुत सारे पैसों का अरेंजमेंट कर सकूं। और पैसे कमाने का मेरे पास एक तरीका है कि अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी करना। वैसे तो दोनों वर्ल्ड का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन जो दोनों वर्ल्ड का डेवलपमेंट ट्रेंड है वो बिल्कुल सेम है। इसी कारण से डेफिनेटली आगे चलकर इंटरनेट बहुत ही बूम करेगा और ऑनलाइन शॉपिंग आने वाले टाइम में डे टू डे लाइफ ट्रेंड बन जाएगा। लेकिन अभी के टाइम मुझे इस टाइप के कंपनी पर काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और अभी मेरे पास सिर्फ 1.6 मिलियन युआन है और मैं इतने कम पैसों में एक शॉपिंग कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक एक्सप्रेस कंपनी कैसा रहेगा? इसमें कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है और ना ही इसे स्टार्ट करना डिफिकल्ट है और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। मुझे लगता है कि ये सही रहेगा, मुझे इसी पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे मैजिक स्कूल के पास एक कंपनी खोलना है तो मुझे सबसे पहले ऐसे आदमी से मिलना होगा जिसे यहाँ के सिचुएशन के बारे में पता हो ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। फैंग ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि सामने वाले टेबल से आ रही थी, जिसमें एक आदमी वेट्रेस से कह रहा था ये देखो आखिर हम इसमें कैसे खा सकते हैं। तब वो वेट्रेस बोलती है लेकिन जब मैं लेकर आई थी ये तो ठीक था। लेकिन वो आदमी उस वेट्रेस का कॉलर पकड़ते हुए कहता है तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ स्कैम करने आया हूँ? तब वेट्रेस थोड़ा घबराते हुए कहती है नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं आपको इसके बदले दूसरा खाना लेकर आती हूँ। तब वो आदमी बोलता है दूसरा खाना लाने से क्या मतलब, जल्दी से गेस्ट हाउस के मैनेजर को बुला कर लाओ। तब वेट्रेस बोलती है वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और उससे बोलता है जल्दी से मैनेजर को यहाँ पर बुला के लाओ तो लाओ, समझी? उसे देखकर फैंग बोलता है ये लड़ाई करने का सोच रहा है, इसी तरह के लोग मुझे अनोइंग लगते हैं, लगता है मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी फैंग देखता है कि वहाँ पर मैनेजर सैंगचे आते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं इस गेस्ट हाउस का हाउसकीपिंग मैनेजर हूँ और आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको क्या दिक्कत है। लेकिन वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है, यहाँ पर हाउसकीपिंग मैनेजर का क्या काम है, क्या मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा? तब मैनेजर खाने से एक बाल का टुकड़ा उठाते हुए कहते हैं खाने में से एक बाल का टुकड़ा मिला है, लेकिन हमारे रूल्स के अनुसार यहाँ पे सारे क्रू मेंबर्स को शोल्डर्स के नीचे तक बाल रखना मना है, लेकिन ये बाल कहाँ से आया? तब वो आदमी बोलता है ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, और मैं तुम लोगों के खिलाफ एक केस करूंगा कि तुम सब हाइजीनिक फूड नहीं देते। तब मैनेजर उससे माफी मांगते हुए बोलता है हमारी तरफ से जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मैं इस बाल को लैब में भेजता हूँ ताकि इसका डीएनए टेस्ट हो सके और हमें पता चल जाए कि आखिर ये किसका बाल है, और मैं श्योर हूँ कि ये किसका बाल है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ और वो आदमी वहाँ से भाग जाते हैं
उसके बाद फैंग मैनेजर से बोलता है, आप तो बहुत ही औसम हो। तब सेंगचे फैंग से माफी मांगते हुए बोलता है, हमें माफ कर दीजिए क्योंकि उस आदमी के कारण आपको डिस्टर्बेंस झेलना पड़ा। तब फैंग उससे पूछता है, आखिर आप मेरे सामने हमेशा ऐसा क्यों झुकते हो। फिर वो सेंगचे से पूछता है, मैनेजर सेंगचे, आप एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, फिर भी आप मैजिक स्कूल के होटल में मैनेजर है, यानी कि आपके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तब सेंगचे बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो बस 8 साल का एक्सपीरियंस है। तब फैंग उससे बोलता है, मैनेजर आप तो बहुत ही बढ़िया हो, क्या आपने कभी मार्शल आर्टिस्ट बनने के बारे में सोचा है। तब मैनेजर बोलता है, हाँ एक्चुअली मैं अभी फॉर्म भरने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अगर मैं मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा तो मेरी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल सैलरी से 3 गुना बढ़ जाएगी। तब फैंग उससे पूछता है, वैसे आपको मार्शल आर्टिस्ट बनने में कितना साल लगने वाला है, 4 साल या 5 साल। वैसे अभी आपकी एज 30 है ना, और 30 के बाद से वाइटलिटी डिक्रीज होने लगती है और इसी वजह से आप बस एक ग्रेड फर्स्ट के मार्शल आर्टिस्ट बन पाओगे। ये सुनकर मैनेजर बोलता है, रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट, ये इतना भी बुरा नहीं है। तब फैंग बोलता है, 3 साल में मैं आपकी मार्शल आर्टिस्ट बनने में हेल्प कर सकता हूँ बिना एक पैसे लिए। और ये सुनकर तो मैनेजर थोड़ा मोटिवेट होता है। फिर फैंग मुस्कुराते हुए मैनेजर से बोलता है, क्या आपको जॉब चाहिए। उसके बाद मैनेजर सेंगचे जूस पीते हुए बोलता है, मिस्टर फैंग, जो आपने मुझे एक्सप्रेस कंपनी को शुरुआत करने की बात बताई है, इसके यहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम है। मैं ये श्योरली बता नहीं सकता कि ये कंपनी फ्यूचर में सक्सेस करेगी, और मुझे 3 साल के लिए खरीदने के बाद आप न केवल मेरे जीवन के 3 साल की दिशा तय करेंगे बल्कि मेरे फ्यूचर को भी सही करेंगे। ये कॉस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनने के कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मैं आपके एक्सपेक्टेशन में खड़ा नहीं उतरा। तो तब फैंग बोलता है, मैनेजर सेंगचे, आप इस तरह की बात मत कीजिए, क्योंकि मुझे आपके वर्क करने की एबिलिटी के साथ साथ जो आपने पिछले ईयर्स में काम किए हैं उसके हिसाब से आपने बहुत सारे कनेक्शन बनाए होंगे जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। मैं एक मैजिक स्कूल का पोटेंशियल स्टूडेंट हूँ और मैंने 2 बार बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सेकेंड ईयर में जाने से पहले रैंक 3rd का मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा और 3 साल के अंदर मैं एक मिड रैंक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा, जिसके बाद मैं आपको यूनिवर्सिटी का जनरल मैनेजर अपॉइंट करूंगा। फैंग की बातें सुनकर मैनेजर सेंगचे मन ही मन बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है। इसने न केवल एक डिटेल बिजनेस प्लान किया है बल्कि उसे अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल एक मैच्योर पर्सन की तरह। मैंने बहुत सालों तक वेट किया है, मेरे लिए अच्छा मौका हो सकता है। तब फैंग उसे बोलता है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए और अगर आप मेरी हेल्प करने के लिए रेडी होंगे तो ये मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। और मैं जो कि फ्यूचर में एक मिड रैंक मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला हूँ, आपसे फेवर चाहता हूँ, इसलिए ये तो आपके लिए बहुत ही प्राउड की बात है। उसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग बोन फॉर्जिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और बहुत ट्रेनिंग करने के बाद वो आखिर में तीसरी बार बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट कर लेता है। फिर वो अपने सिस्टम में देखता है जिसमें उसका वाइटलिटी 182 हो गया था और वाइटलिटी की लिमिट 205 हो गई थी और साथ ही साथ में फैंग का मेंटल हेल्थ भी 10 हर्ट से इंक्रीज हुआ था। इसे देखकर फैंग बोलता है, ये मेरे हिसाब से इतना भी बुरा नहीं है। मुझे तीसरी बार बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट करने में 1 महीना लग गया और मेरे 2 मिलियन युआन भी खर्च हो गए। फॉर्चुनेटली मैंने सेंगचे को कंपनी को हैंडल करने के लिए दे दी, जिससे मेरा बहुत टाइम बचा है और तीसरी बार बोन फॉर्जिंग को करने का मेरे पास ये फायदा है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होने का वेट करना होगा। उसके बाद हमें मैजिक यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि मैजिक यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद फैंग डिस्ट्रिक्ट 1 की तरफ जाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे रहने के लिए डिस्ट्रिक्ट 1 दिया गया है जहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके बाद फैंग अपने रूम में जाता है और रूम को देखकर बोलता है, ये तो डॉर्मेट्री नहीं है बल्कि ये तो बिल्कुल एक लग्जरी होटल है। ये देखकर वो मनी मन सोचता है, लगता है मुझे प्रिविलेज का अच्छा खासा फायदा मिल रहा है। तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है। तब फैंग डोर को ओपन करता है और उसके सामने एक बंदा था जो कि बोलता है, हेलो मेरा नाम फू चैंगलिंग है और मैं तुम्हारे अपोजिट वाले रूम में रहता हूँ, इसलिए क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं। इधर फू फैंग को देखकर मनी मन सोचता है, ये तो एक हैंडसम लड़का है और साथ ही में ये मुझसे ज्यादा रैंक का है। फिर फैंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। तब फू उसके एक्सेंट को सुनकर बोलता है, तुम्हारा एक्सेंट कुछ जाना पहचाना लगता है, रुको क्या तुम नाजियांग से हो। तब फैंग बोलता है हाँ। फिर फू बोलता है, इसका मतलब कि तुम वोंगजिन को जानते हो। तब फैंग बोलता है, हाँ वो मेरा सीनियर था हाई स्कूल के टाइम पर, क्या तुम उन्हें जानते हो। तब फू बोलता है, ऑफ कोर्स उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो न्यू एरा के मार्शल आर्टिस्ट के लिए आइडल है और मैंने सुना है उन्होंने पिछले साल ही मैजिक यूनिवर्सिटी के रैंक फर्स्ट के सारे मार्शल आर्टिस्ट को अकेले ही डिफीट कर दिया था और तो और उन्होंने ही हाल ही में हमारे होम टाउन कैपिटल
सिटी में एक बहुत बड़ा हंगामा मचाया था, जिसमें उन्होंने 8 मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनर्स को चैलेंज किया था और वोंग ने उन्हें हरा भी दिया था। और मैं तुमको बता दूं कि इस ट्रेनिंग क्लास में सभी मिड रैंक के मार्शल आर्टिस्ट थे। फिर फू फैंग को बाय बोलते हुए कहता है, और हाँ मत भूलना, आज हम सबको प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग के एंट्रेंस में जाना है दोपहर को। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फैंग फू की बातें सुनकर सोचता है, ब्रदर वोंग तो बहुत ही पावरफुल है। इधर फू अपने रूम में आकर मनी मन सोचता है। वोंग का नाम सुनते ही अपना वाइटलिटी एमिट करना स्टार्ट कर दिया था और उसका वाइटलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्या इसने 2 बार बोन फॉर्जिंग किया है? मुझे लगता है ये मेरे अनुमान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कॉम्बैट बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए दिखाया जाता है और सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। एक टीचर ऊपर बिल्डिंग से सभी स्टूडेंट्स को शांत करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। तभी एक दूसरा टीचर बोलता है, लगता है इन स्टूडेंट्स को थोड़ा तमीज सिखाना होगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, सभी स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली खड़े हो जाओ। साथ में वो अपना वाइटलिटी ऑन कर देता है और उसका वाइटलिटी इतना पावरफुल था कि सभी स्टूडेंट्स की तो हालत खराब होने लगती है। फैंग उसके वाइटलिटी के ऑपरेसिव को फील कर सकता है। ये देखकर फैंग मनी मन सोचता है, इस आदमी का वाइटलिटी सच में बहुत ज्यादा होगा। फिर वो टीचर बोलता है, मैं वेपन डिपार्टमेंट का डीन हूँ और मेरा नाम जियांग है और आज मैं फ्रेशमैन स्कूल एलोकेशन को होस्ट करूंगा। फिर वो टीचर आगे बोलता है, ये बिल्डिंग फ्रेशमैन स्कूल एलोकेशन का वेन्यू है, जिसके फर्स्ट फ्लोर में सोशल स्टडीज का डिपार्टमेंट है, जहाँ पर तुम लोग पॉलिटिक्स और कल्चर पढ़ोगे, और दूसरे फ्लोर पे स्कूल ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ पे तुम लोग पिल्स, वेपन और मार्शल आर्टिस्ट स्किल पे रिसर्च करोगे। थर्ड फ्लोर है स्कूल ऑफ टैक्टिक्स का, जहाँ पे तुम लोग क्राफ्टिंग मिलिट्री टैक्टिक्स सीखोगे। और लास्ट फ्लोर है स्कूल ऑफ वेपन का, जहाँ तुम्हें वेपन्स मिलेंगे और वहीं तुम बैटल सीखोगे। फिर वो टीचर सभी बच्चों से बोलता है, 5 मिनट बाद सभी बच्चे इस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं और तुम जो फ्लोर में इंटरेस्ट हो वहाँ पर जा सकते हो, और जितने भी फ्लोर है वो सब 1 घंटे बाद बंद कर दिए जाएंगे। और फ्लोर बंद होने के बाद तुम जिस डिपार्टमेंट में रहोगे उसी की पढ़ाई करोगे। टीचर की बात सुन के सभी स्टूडेंट बोलते हैं, ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन स्कूल वाले तो हमारा डिपार्टमेंट पहले ही एलोकेट कर सकते थे जब हमने एडमिशन लिया था। पता नहीं उन्होंने क्या सोच के इतना परेशान भरा काम किया होगा। तब थोड़ी देर बाद टीचर बोलता है, लेकिन एक फ्लोर में 400 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। अगर किसी फ्लोर में 400 से ज्यादा बच्चे हैं तो उस फ्लोर के सभी स्टूडेंट्स के 30 पॉइंट काट लिए जाएंगे। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैजिक स्कूल में सभी फ्रेशमैन को 50 पॉइंट दिए जाते हैं और 1 पॉइंट 30,000 युआन के इक्वल होता है, यानी कि तुम सब 3 पॉइंट से एक पिल खरीद सकते हो। ये सुनकर स्टूडेंट थोड़ा घबराते हुए सोचते हैं, ये तो हमारे आधे से ज्यादा पॉइंट काट लेंगे। 30 पॉइंट में हम तो 10 पिल्स खरीद सकते हैं। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और आज ही ये लोग इतना क्रूअल हो रहे हैं। फिर टीचर बच्चों को शांत करवाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, अगर तुम सबने पॉइंट्स को खो भी दिया तो तुम्हें स्कूल की तरफ से बहुत सारे मिशन मिलेंगे जिससे तुम पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो। टीचर की बात सुनकर फैंग मनी मन सोचता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैजिक स्कूल इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना मैंने सोचा था। तभी फू फैंग से बोलता है, हे फैंग, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? इधर हम बाकी के बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंट ऑफ वेपन बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है और वहाँ पर बेस्ट टीचर्स भी है। लगभग सभी स्टूडेंट 4th फ्लोर यानी स्कूल ऑफ वेपन में जाने का सोच रहे थे। फिर फू फैंग से बोलता है, अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो हम दोनों को 4th फ्लोर में जाने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन वहाँ जाने से ये श्योर नहीं है कि हमें बेस्ट टीचिंग एडवाइजर मिलेंगे। तब फैंग उससे पूछता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर फू बताता है, हर साल मैजिक स्कूल के टीचिंग एडवाइजर फ्रेशमैन स्कूल एलोकेशन असेसमेंट्स में से स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके निकाले जाते हैं और वही हमें पढ़ाते हैं। इसीलिए आगे हम दोनों को ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनका ध्यान हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। फैंग उसकी बातें सुनकर मनी मन सोचता है, ब्रदर वोंग ने भी कहा था एक अच्छे टीचिंग एडवाइजर को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, और अगर मैं सभी टीचिंग एडवाइजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ तो मैं अपने लिए एक अच्छा टीचिंग एडवाइजर चूज कर सकता हूँ। उसके बाद वो एक डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। जिसे देख फू बोलता है, जिस तरह से तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन है उससे तुम एक अच्छे लड़के नहीं लग रहे। उसके बाद टीचर सभी बच्चों को चिल्लाते हुए बोलता है, मैजिक स्कूल के
प्रिंसिपल ने एक बार कहा था, सच्चा मार्शल आर्टिस्ट वही होता है जो कि हमेशा फाइट और स्नैच करने के लिए रेडी होता है, और यही तुम लोगों का फर्स्ट लेसन है। फिर टीचर स्टार्ट कर देता है। इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने पसंद के फ्लोर पे जाने लगते हैं और वो एक दूसरे से फ्लोर के लिए फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर सभी चीजें कैमरे से टीचर्स देख रहे थे। तभी एक टीचर बच्चों को देखकर बोलती है, इस बार के बच्चों का फिजिक बहुत ही अच्छा है। तब डीन बोलता है, इन बच्चों का सिर्फ अच्छा वाइटिलिटी है और कुछ भी नहीं। तब एक दूसरा टीचर डीन से बोलता है, हम लोग भी तो इसी तरह के स्टेज से गुजरे थे, तो तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट होने की क्या जरूरत है। फिर होंग बताते हैं कि जो कैटाकॉम्ब का सिचुएशन है वो हर साल खतरनाक होते जा रहा है, जिसके कारण हर बैच के बहुत सारे इलाइट बैटल्स में मारे जाते हैं और ये फ्रेशमैन उस टाइप के स्टैंडर्ड के नहीं है। होंग की बातें सुनकर सभी टीचर शांत हो जाते हैं। इधर एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार के सीढ़ी से नीचे गिरा देता है और उसकी हेल्प करने के लिए कुछ बच्चे उसके पास जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तब वो बच्चा बोलता है, वो फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हम ऊपर नहीं जा सकते। तभी वो बच्चा एक ऊपर वाले फ्लोर में एक स्टूडेंट को देखकर बोलता है, ओ अजीब लड़के, ये फोर्थ फ्लोर अभी तक नहीं भरा, फिर क्यों तुम हमें वहां तक आने से रोक रहे हो? और हम सभी तो स्कूल में क्लासमेट्स है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो बच्चा बोलता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों को तुम्हारी असली औकात दिखा सकूं कि तुम जैसे 140 वाइटिलिटी वाले फोर्थ फ्लोर में रहना डिजर्व नहीं करते। तभी वहां पर फैंग बहुत ही स्पीड से आता है और उस बच्चे को उसके फेस पर एक लात मारता है। वो लात खाने के बाद वो बच्चा बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर फैंग बोलता है, ये तो इतनी जल्दी बेहोश हो गया, मुझे लगा था कि फोर्थ फ्लोर के स्टूडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तभी फू पीछे से आकर फैंग के कान में बोलता है, वेल डन फैंग, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, हम सबका अटेंशन ग्रैब करने में सक्सेसफुल हो गए। तब फैंग बोलता है, मैंने सुना था कि 2 मेजर मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जीनियस बच्चे होते हैं, इसीलिए मैंने नाजियांग के 10 मिलियन युआन के रिवॉर्ड को ठुकरा कर मैजिक स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेकिन मुझे पहले से ही थोड़ा लग रहा था मैजिक स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा खास नहीं है। फिर फैंग कैमरे की तरफ देखते हुए बोलता है, मैजिक स्कूल एक टॉप स्कूल कहलाने के लायक नहीं है। इधर फैंग की बातें सभी टीचर कैमरे के थ्रू सुन रहे थे और थोड़ा हैरान भी थे। तभी टीचर अनाउंस करते हैं, जो भी इस घमंडी बच्चे को हराएगा उसे 50 पॉइंट्स रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी बच्चे फैंग को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर फैंग मनी मन बोलता है, जिसे देखकर फैंग मनी मन सोचता है, मैं तो बस टीचर्स का अटेंशन चाहता था, लेकिन मैं तो अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मुझे लगता है कि आपको इस सीरीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मैं इस सीरीज को स्टॉप करने का सोच रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ, तो मैं इस वीडियो पे लाइक एम रख रहा हूँ। इस वीडियो का लाइक एम है 2K। अगर ये लाइक एम पूरा हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा। एनीवेज, अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट सीरीज में।